नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और सरकार ये समझाने के लिए नए कृषि कानून से कि क्या फायदा होने वाला है, इसको लेके लोगों को, जो किसान नेता है उनको बता रही है कि इसके फायदे हैं। किसान कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी है। और इसी बीच तमाम दौर की बैठकें भी हुई, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला। किसानों ने 10 पन्नों की अपनी डिमांड भी सरकार के सामने रखी है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ सियासत भी गरमाने लगी है। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किसानों का समर्थन करते हुए अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर कृषि कानून का विरोध भी किया। उधर दूसरी तरफ प्रकाश सिंह बादल के बाद राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ने भी किसान आंदोलन के पक्ष में अपना जो अवार्ड था उसे लौटाने की घोषणा की है। तो अब कई तरह से विरोध जो है वो होने लगा है। एक तरफ तो किसान संगठन, किसान वो सड़क पे हैं, दूसरी तरफ अब जो कुछ पूर्व खिलाड़ी हैं, कुछ वो लोग हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सम्मान मिले, वो अब अपने सम्मान को लौटाना शुरू कर रहे हैं, अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, किसानों के पक्ष में खड़े हैं। तो सरकार ये चाहती है कि पहले किसान अपना आंदोलन वापस लें और किसान पहले कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इसी कश्मकश में दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी किसानों के बीच कृषि कानून के विरोध में उतरे हैं। और इस सबके बीच सवाल यह उठता है कि जब चक्का जाम कर रखा है तो रास्ता कैसे निकलेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तारीखों की आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। 26 नवंबर की यह तारीख है। यह तस्वीर है जिसमें पानी की बौछारें किसानों पे की जा रही है। उस किसान पे जो दिन रात पानी में रहता है, जो खेतों में रहता है, जो दिसंबर की ठिठुरती ठंड में भी खेतों में पानी लगाता है, उस किसान को डराने की कोशिश पानी से की जा रही है, लेकिन वो सामना कर रहा है इन पानी की बौछारों का। इसी तरीके से अलग अलग तस्वीरें अलग अलग वक्त पे सामने आई। तो बड़ी बात यही कि क्या आज जो बातचीत हो रही है उससे रास्ता निकलेगा या फिर अभी ये जद्दोजहद यूं ही बनी रहेगी, ये मसला यूं ही बना रहेगा। चूंकि इससे पहले भी 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। 1 दिसंबर को भी बैठक हुई थी, आज 3 दिसंबर है, आज भी बैठक, और यहां से उम्मीद ये की जा रही है कि रास्ता निकलेगा। और बिल्कुल 26 नवंबर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इससे पहले भी जब किसान बिल की पेशकश की गई थी, उस सुगबुगाहट के साथ ही आंदोलन की सुगबुगाहट भी तेज हो गई थी। हालांकि बीच में यह आंदोलन ठंडा पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन पहले से किसानों ने यह साफ कर दिया था कि हम सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे अगर हमारी मांगों को सुना नहीं गया, अगर हमसे बातचीत नहीं की गई। और हुआ आखिर में वही। 26 नवंबर से दिन ब दिन यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आज की आपको बात बताएं तो फिलहाल बैठक जारी है, अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं और लगातार इस बैठक में ये कोशिश की जा रही है कि आश्वासन दिया जाए किसानों को, उन्हें बताया जाए कृषि कानून कैसे उनके फायदे के लिए, उनके हित के लिए। लेकिन दूसरी ओर अगर आप सड़कों की तस्वीर देखेंगे, जो तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं, अगर वो आपको हम दिखाएंगे तो आप ये समझेंगे किस तरह से किसान पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं। यानी कि इस बैठक के बाद आंदोलन और तेज होने की पूरी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। NH-24 से लेकर तमाम ऐसी सड़कें, तमाम ऐसे रास्ते जिन्हें किसान जाम कर चुके हैं, और ऐसे में आम जनता को भी अब परेशानियां किसानों के साथ साथ उठानी पड़ रही हैं और सरकार के सामने जाहिर तौर पर ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा, अब इस पे सबकी निगाहें हैं। क्योंकि अभी तक अगर देखें तो ना तो किसान झुकने को तैयार है, ना ही सरकार की तरफ से बैकफुट पे जाया जा रहा है। आमने सामने हैं दोनों, फ्रंट फुट पे दोनों हैं। ऐसे में समस्या का समाधान इसीलिए नहीं हो रहा। दोनों में से जाहिर है किसी एक को थोड़ा झुकना होगा। किसान जिसको केंद्र में रख के राजनीति की जाती है, वोट मांगे जाते हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं, आज जब वो सड़क पे है तो जरूरी है कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जाए। देश का जो अन्नदाता है, जिसका हर रैली में, हर चुनाव में जिक्र होता है, आज वो मुसीबत में है, तो जरूरी है कि उसकी जो मुश्किल है, जो समस्या है, उसका समाधान किया जाए। तो किसान जो है वो एक ही बात पे अड़े हैं कि जो कृषि कानून सरकार लाई है उसे वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। बड़ी बात अब सिर्फ यही बची है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या सुझाव दिया जाता है, क्या रास्ता निकाला जाता है, ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान जुड़े हैं, कुछ आने वाले वक्त में जुड़ेंगे, उनसे भी आपको तारुफ करवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी अपडेट, जहां किसान और सरकार रास्ता निकालने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। 12:30 बजे लगभग ये मीटिंग शुरू हुई थी और इससे पहले 1 दिसंबर को भी एक अनौपचारिक मीटिंग हुई थी, लेकिन उस दौरान कोई
हल निकलकर सामने नहीं आया था। उसके बाद भी किसानों ने कहा था 3 दिसंबर को हम तैयार है बातचीत के लिए, लेकिन लगातार किसानों की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि बंद कमरे में हम बातचीत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं सरकार सड़कों पर हमारे बीच में आए, कोई भी नेता हमारे बीच में आए और हमसे बात की जाए, मंत्री हमारे बीच में आए, हमसे बात की जाए। लेकिन एक बार फिर से बंद कमरे की ये बातचीत क्या वाकई रास्ता निकाल पाएगी, हल निकाल पाएगी? और आज का महत्वपूर्ण दिन बहुत ज्यादा है क्योंकि किसान सड़कों पर बड़ी संख्या में आ चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, ये काफी दिलचस्प भी है और बड़ा सवाल भी है कि वाकई आज आंदोलन खत्म होगा या फिर एक नई राह पर जाएगा। बिल्कुल, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शाहिद खान है, नेता कांग्रेस, राहुल तालान है, राजनीतिक विश्लेषक, कुंवर अयूब अली है, प्रदेश महासचिव आरएलडी के, और विवेक श्रीवास्तव है, नेता भारतीय जनता पार्टी के। विवेक, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले, इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हुई है लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। आज जो बैठक हो रही है, उम्मीद करें कि यहां से कोई रास्ता निकलेगा? जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बैठक से रास्ता निकलेगा। सरकार बहुत खुले मन से इस पे वार्ता कर रही है और किसानों ने भी इस स्थिति को समझने की कोशिश की है। वो भी अपने जनता त्याग करके बातचीत कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत से रास्ता निकल जाएगा और सरकार की मंशा और सरकार के बनाए कानूनों को किसान समझ पाएंगे और आगे रास्ता साफ होगा। अयूब अली, क्या आज उम्मीद करें कि आज कोई रास्ता निकलेगा? 8वां दिन है, लगातार किसान सड़क पे हैं, कई दौर की बातचीत असफल रही है, आज ये उम्मीद है कि कोई रास्ता यहां से निकलेगा? रास्ता निकल ही आता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार के लिए खिलाफ नहीं है। सरकार किसानों को कुछ देना नहीं चाहती, यूनिफॉर्म देना चाहिए। वो अगर सरकार की नीयत किसान की मांगों को मानने की है तो रास्ता निकल जाएगा। किसान कोई एडमेंट तो है नहीं, ऐसी की सर्दी में 500-600 किलोमीटर आकर के सड़क पर कोई बैठा है तो उसकी नीयत आप देखिए। और दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता और मंत्री जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो उनकी नीयत को दर्शाता है। मेरा ये मानना है, अब तो उम्मीद करते हैं कि निकले, सरकार को सद्बुद्धि आए और किसानों के हित में कोई निर्णय ले। बिल्कुल, शाहिद खान जी आपको रुक करना चाहूंगी। जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन फिलहाल सड़कों पर जवान और किसान आमने सामने था, लेकिन कारण कांग्रेस को बताया गया है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ चीजें रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो कांग्रेस का नाम लेके आए थे, और एक और मजे की बात, सरप्राइज रह जाएंगे सब लोग सुन के, हो सकता है उनको पता हो, बीजेपी गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह के जमाने की ग्रे थ्रेड को सरकारी वेबसाइटों से हटा दिया और हटवा दिया गया। आप अगर इतने खराब दौर में हैं तो आप ऐसी घिनौनी राजनीति करेंगे? 2014 के बाद आपने क्या वादे नहीं किए किसानों के साथ? ऐसा कौन सा वादा है जो मोदी जी किसानों से करना भूल गए हों? मेरे हिसाब से कोई ऐसा वादा नहीं है जो मोदी जी किसानों से करना भूल गए हों, और एक भी ऐसी चीज नहीं है जो बीजेपी ने किसानों के लिए दी हो। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि बंद कमरे में कोई बात मत करना, नहीं तो ईडी का डर दिखा के तुमको भी चुप करा देंगे। जो बात करो सीधे जंगल में करना, बैठ के करना, खेत में करना, रोड पे करना। इनकी बंद कमरे की किसी बात पे भरोसा बिल्कुल मत करना। ये बीजेपी देश की नहीं दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। विवेक जी, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे? साफ कहा जा रहा है बंद कमरे में बातचीत ना की जाए, वहां पर ईडी का डर दिखाया जाएगा। देखिए, बातचीत तो जब भी होती है बैठकर टेबल पे ही होती है, भीड़ में कोई बातचीत नहीं होती और वहां पे कोई फैसले भी नहीं होते। हमारे कांग्रेस के मित्र जो आज इतना बोल रहे हैं, 70 सालों तक देश की बागडोर इनके हाथ में थी। अगर आज किसान कर्ज से बोझ से मर रहा है या किसान की हालत है, उसके लिए यही जिम्मेदार है। अगर इन्होंने कुछ समय किसानों के लिए सोचा होता, चेता होता, तो आज किसान इतनी दुर्गति में नहीं होता। सर 6 साल में आपने क्या सोचा है? अपना भी कुछ डाटा लेके आए आप? हमने अपने शासन काल में दलहन तिलहन सबकी एमएसपी घोषित की है। ये एमएसपी आपने घोषित की तो फिर हटा क्यों ना इसको? और हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को धीरे धीरे लागू कर रहे हैं। आज के समय में तो धूल फांक रही थी।
ठीक है, कुंवर अयूब अली जी, देखिए यहाँ पर एक तरह से जो आरोप प्रत्यारोप है उसका सिलसिला जारी है, लेकिन देश का अन्नदाता सड़कों पर है, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सड़कें खोद दी गई, गड्ढे खोद दिए गए, दिल्ली तक आने के लिए मनाही की गई। हालांकि बाद में सरकार को कुछ हद तक मानना पड़ा है, लेकिन किसानों की जो दुर्दशा है आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा मानना ये है, आप लोगों ने भी बहुत आंदोलन देखे होंगे। महेंद्र सिंह टिकैत इंडिया गेट पर आए और इंडिया गेट पर सारे विरोधी दलों के नेता सब लोगों को आकर के अपनी बात लोगों ने की। जी, किसी भी सरकार ने जितनी आज जाति की है, मेरी किसानों पर इतना अन्याय और अत्याचार नहीं किया गया। जी, आप देखिए कि जो आदमी अपनी मांग बन रहे, समझता हूँ कि सरकार में बैठे लोग जो इश्यू को टैकल कर रहे हैं वो या तो बहुत ही घटिया सोच के, मेरा मानना है, क्या उनको जानकारी नहीं है। और जो हमारे मित्र कह रहे थे कि ईडी और उससे डर जाएगा, भाई मेरे ये किसान है, ये ईडी वीडी से कोई डरने वाले नहीं है। बिल्कुल, ना ये कोई काले धंधे करते हैं, ना ये गलत काम करते हैं। इनका गन्ना इनकी लाठी है। ये रात को 12 बजे 1 बजे पानी बनाते हैं जनवरी की सर्दी में। ये रात को जो है, आप ये देखने का काम करो कि जहाँ लाइट नहीं होकर अपने घर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाकर के पानी लेने का काम करता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस किसान को कोई डराने का काम कर सकता है? बिल्कुल। ये सरकार लाइटली ले रही है, क्योंकि ये लॉलीपॉप देने का काम करती है। ये सरकार देना नहीं चाहती, इसकी नीयत व्यापारियों को और बड़े लोगों को, अदानी और अंबानी के लिए सरकार चल रही है। जी, ठीक है, सरकार नहीं चला रही, बीजेपी के लोग ये इवेंट मैनेजमेंट चलाते हैं। हाँ। आप देखिए कि जो किसान पंजाब से आया उसके लिए आपने कह दिया ये खालिस्तानी है। एक हमारे बीजेपी के मंत्री जो है या कह रहे हैं कि साहब ये गुंडे बदमाश हैं। एक मंत्री कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के इशारे पर ये किसान षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे आप लोग कुछ तो शर्म करिए, कम से कम कोई सीमा तो रखिए कि आप क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं बीजेपी के लोग। और फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं ये उनकी व्यक्तिगत राय है। तो ये सब लोग समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में किसान आंदोलन हो रहा है। ठीक है, आज ये हिंदुस्तान की इन्होंने दुर्गति को पूरी दुनिया में, आज हमारी सरकार की नाकामी पूरी दुनिया में हो रही है। आज न्यूयॉर्क में आंदोलन हो रहा है, बिल्कुल, कनाडा में हो रहा है, आज ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो जो हमारे घर की बात थी, आज पूरी दुनिया में लोग मान रहे हैं कि किसानों पर कितना अत्याचार हो रहा है। मेरा आपसे कहना यह है, आपके माध्यम से, कि सरकार जो है इसको गंभीरता से इसको लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी ईगो छोड़ देनी चाहिए, किसान के नेताओं को बिठा करके उनका सर्वसम्मत हल निकालना चाहिए। और एमएसपी का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि काला कानून नहीं है तो वापस होने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल अयूब जी, ये बात तो जाहिर तौर पर है कि वैश्विक स्तर पर कहीं न कहीं किसान के समर्थन में आ गए हैं सब लोग। इनकी सरकार भी कहती है कि हमने साहब इतने कानून हटा दिए, जो कानून बेकार थे हमने हटा दिए, सैकड़ों की तादाद में बताते हैं। तो पूरे देश का किसान कह रहा है ये कानून बेकार है, तो इसे भी हटा दीजिए। बिल्कुल, कहा कि बेइज्जती हो रही है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। राहुल तालान, अब पेच कहां फंसा है? क्योंकि इससे पहले भी आज एक बातचीत हो रही है, उससे पहले भी हुई, कोई रास्ता नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला। आज कोई उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा? क्या लगता है कि सरकार या किसान संगठन जो है कोई हल्का एक बैकफुट पे आएगा, कोई पीछे आएगा? देखिए, आना ही होगा किसी ना किसी को। और बिल्कुल अगर जो दोनों अड़े रहेंगे कि सरकार बोले कि नहीं हम कुछ संशोधन नहीं करेंगे, और किसान बोलते रहे कि तीनों कानून को डिमोलिश कर दिया जाए और उनको खत्म कर दिया जाए, तो फिर कोई संभावना नहीं है कि कहीं विकल्प हैं जिन पे बातचीत हो सकती है। तो इसी बात यह है कि सरकार को भी एक बात माननी पड़ेगी कि एमएसपी जोड़नी पड़ेगी। मंडी के बाहर जो खरीदारी होगी उसमें एमएसपी का क्लॉज जोड़ना चाहिए, और एक पहली बार होना चाहिए कि भाई एमएसपी को एक कानूनी रूप दे दिया जाए भारत में। दूसरी बात, किसानों को भी ये समझना पड़ेगा कि तीनों बिल वैसे नहीं है कि उनको डिमोलिश कर दिया जाए। 2 बिल किसानों से सीधे जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक तो आपको एक ये आजादी मिलती है कि आप मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकते हैं, जो पहले नहीं थी। अगर जब आपको ये आजादी, जब बहुत सारे किसान संगठन और किसान मांग रहे थे कि मंडी के चंगुल से हम बाहर निकलें, जो बिचौलिए उनके चंगुल से बाहर निकलें, सरकार लेके आई। लेकिन सरकार की भी गलती रही है इसमें कि उन्होंने एमएसपी को उसमें नहीं जोड़ा है, कि मंडी के बाहर भी वो एमएसपी की सरकार को शर्त जोड़नी चाहिए और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि वहां भी एमएसपी उनको मिलने लगे। दूसरी बात, किसान अगर जो ये मांग करते रहे कि नहीं तीनों कानून को डिमोलिश कर दिया जाए, तो ये संभव नहीं है।
देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं होंगे इस देश में। ये एकमात्र ऐसा देश है भारत जहां जिसके लिए आप काम करेंगे, सुधार की बात करेंगे, वही उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कई चीज, एक एमएसपी जोड़ने के बाद मुझे लगता है कि ये कानून बहुत अच्छे रहेंगे। और मैं भी जानता हूं, मैं भी ऐसा नहीं है कि कहीं, मैं गांव से आता हूं, खेती किसानी को अच्छे से समझता हूं और मुझे अच्छे से पता है कि ये कितना लाभ पहुंचा सकते हैं। एक एमएसपी जोड़ना ही पड़ेगा सरकार को, और किसानों को भी ये बात मान लेनी चाहिए कि एमएसपी जोड़ने के बाद उनकी मांग पूरी हो जाएंगी। देखिए जो बाकी जिसकी एक और संभावना जता रहे हैं किसान कि इसमें जो विवाद जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, उसका निपटारा एसडीएम करेगा, उसके बाद डीएम करेगा। देखिए किसान, मैं वेस्ट के रहने वाला हूं, वेस्ट यूपी का, और मैं अच्छे से जानता हूं कि वेस्ट यूपी के किसान को अगर जो कोई विवाद हो जाता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने में कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, वहां कितनी दिक्कतें होती हैं, वो कैसे उनको फीस देनी पड़ती है। और यहाँ हालत एकदम खराब है खेती किसानी से जुड़े लोगों की, और वहां जाके उनको फीस देनी पड़ती है उन विवाद के निपटारों के लिए। अगर जो यहाँ होगा निपटारा तो मुझे लगता है ये सही चीज है। अब जैसे किसानों के कई नेताओं को ये बोल रहे हैं कि नहीं वो तो प्रशासनिक अधिकारी होता है, सरकार के दबाव में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे मामले में सरकार हर चीज में दबाव डालती है। खेती किसानी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो वो होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो बिल है उसमें भी सरकार ने बहुत सारे सेफगार्ड्स लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनकी जमीन पे सीधा मालिकाना हक बदल जाएगा और किसानों की जमीन को कोई कॉर्पोरेट हथिया लेगा। इतने सारे सेफगार्ड्स हैं उसमें कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी वो बस फसल पे होगी, जमीन पे नहीं होगी। तो किसानों को भी बिल का, किसान नेताओं को भी बिलों का अध्ययन करने की जरूरत है। उनमें से जो अच्छी चीज है उनको बोलना चाहिए कि ये चीज रहनी चाहिए, जो उनको लग रहा है कि लेकिन अगर एमएसपी पे गारंटी मिलती है तो उनका जो विरोध है वो लगभग खत्म हो सकता है। तो फिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? पेच क्यों फंस रहा है यहाँ पे? सरकार की भी अपनी कई सारी, कोई भी सरकार रहती है, जब सरकार किसी के लिए जब बिल बनाती है ना तो पूरे देश को देखती है, उसमें सिर्फ किसानों को नहीं देखती है। उसने यहाँ व्यापारियों को भी देखा है कि एमएसपी बाहर देंगे तो कितनी दिक्कत हो सकती है। अगर जो एमएसपी नहीं दी, देखिए इसमें मैं पेच बता देता हूँ, पेच कहां फंसेगा। जैसे किसान को जरूरत है और उसमें कॉर्पोरेट ने बोल दिया कि भाई हम इस वक्त इतने ये फसल को ऐसे नहीं खरीद सकते हैं, 1800 रुपए क्विंटल नहीं खरीद सकते हैं, और वो बोले कि हम इसको 1200 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। अब किसानों की बात ये है कि किसान बोल रहे हैं कि एमएसपी को लीगलाइज कर देना चाहिए, और अगर जो वो 1200 खरीद ली कॉर्पोरेट ने कोई भी फसल, और अगर तब तो किसान ने बेच दी, वो बाद में भी उसको कोर्ट के पास जाने का अधिकार होना चाहिए। तो सरकार भी ये समझ रही है कि एमएसपी को लीगलाइज तो कर दिया जाएगा, लेकिन अगर जो एमएसपी नहीं देने पे सजा का प्रावधान किसान जैसा चाहते हैं कि सजा का प्रावधान होना चाहिए, तो वो सरकार उसमें डर रही है कि ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए सरकार को, मुझे लगता है कि सरकार भी इस पे बार्गेन करेगी कि भाई एमएसपी रहेगी, आप एमएसपी पे ही बेचेंगे। देखिए सरकार को भी तो कहीं से खरीदना है पीडीएस सिस्टम के लिए। जो पीडीएस सिस्टम चलता है सरकार कहां से खरीदती है? मंडियों से खरीदती है, और मंडियों में सबसे ज्यादा पंजाब की हिस्सेदारी है। पंजाब के जो बिचौलिए हैं वो 8% की जो टोटल इनकम होती है उसमें से 8% उनको जाता है। तो पंजाब सबसे ज्यादा कमाता है, उसको 5,000 करोड़ के लमसम टोटल पंजाब के बिचौलियों की, आढ़तियों की इनकम होती है। तो पंजाब ये नहीं, और पंजाब सरकार की भी 3,000 करोड़ की इससे इनकम होती है। तो पंजाब के किसान इसीलिए बहुत ज्यादा आंदोलनरत हैं। बाकी देश के और किसान आंदोलनरत नहीं है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा से सरकार पीडीएस सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा खरीदारी करती है, और बाकी स्टेट से सरकार नगण्य के बराबर खरीदारी करती है। जो सरकार ने पिछली साल 2,75,000 करोड़ की थी, तो उसमें अधिकांश हिस्सेदारी पंजाब और हरियाणा की है। और इसीलिए जैसे यूपी है, यूपी वेस्ट यूपी से नहीं होती उतनी खरीदारी पीडीएस सिस्टम के लिए, इसीलिए यहाँ किसानों को पता है। विवेक, आपसे समझना चाहेंगे कि अब पेच क्यों फंस रहा है, क्यों इतना लंबा मामला खींच रहा है? क्योंकि यहां पे एक रास्ता ना निकलना वजह बन रहा है दूसरे रास्तों को बंद होने का। क्योंकि कई ऐसे बॉर्डर हैं, दिल्ली के, नोएडा के, हरियाणा से जुड़े हुए, पंजाब से जुड़े हुए, जहां पे लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। तो जो किसान कह रहे हैं कि एमएसपी पे उन्हें गारंटी चाहिए, सरकार क्यों इस पे पीछे हट रही है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्यों अड़े हुए हैं इस पे कि जो किसान कह रहे हैं वो हो नहीं रहा? तो ऐसे मामला सुलझेगा कैसे? देखिए सरकार अब सोशल पे दे चुकी है कि हम एमएसपी हटाने की बात नहीं कर रहे, एमएसपी लागू रहेगी। लेकिन अभी जैसे हमारे साथी बता रहे थे, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने से खेती किसानी में स्थिरता लाने की आवश्यकता है। लेकिन गांव में केवल किसान, आयुष जी आ रहा हूं, गांव में किसान की रचना है, किसी के हमारे मजदूर भी रहते हैं और 2-4 व्यापारी भी रहते हैं। समस्या ये है, और एक किसान तो अपना फसल लेके चले जाते हैं क्रय केंद्र पे। और जो आंकड़े हैं
लगभग 6% ही किसानों को एमएसपी का लाभ मिल पा रहा है, बाकी किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। एमएसपी पे कानून बनाने की बात को उसको प्रोसेस अगर उसको किया जाएगा, जिससे खेती किसान में सेक्टर जाने की आशंका है, पूरा गांव का खाना बना छिन्न हो जाएगा। इसलिए सरकार लिखित आश्वासन तो देने को तैयार है कि हम एमएसपी में जाने जा रहे हैं, तो कानूनन को सजा का प्रावधान करने से सरकार की कारण यही है। विवेक जी, लेकिन आश्वासन से बात नहीं बन रही है ना, फिलहाल तो लिखित में चाहिए किसानों को। खैर, वापस लौटूंगे आपके पास। कुंवर अयूब अली कुछ कहना चाह रहे थे। ऐसा है, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि साहब वकील वहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोगों को इलाहाबाद जाना पड़ता है, और एसडीएम और डीएम का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो प्रोविजन ये लोग कर रहे हैं, मैडम शायद मेरे मित्र को ये जानकारी नहीं है कि एसडीएम और डीएम जो है वो सरकार जैसा चाहती है वैसा वो आदेश करते हैं। ये तो लीगल है, माइंड तो इन लोगों का अप्लाई होता ही नहीं है। ये छोटे छोटे जो बिल्डर है, अभी आप देख लो गाजियाबाद में, नोएडा में जो छोटे छोटे बिल्डर हैं, उनके लिए उनको एसडीएम वगैरह उनके ऐसे समझ लो कि जैसे उनके पैरोल पे ये नौकरी का काम करते हैं जी। इनसे कोई इंसाफ न्याय की उम्मीद नहीं हो सकती। और आप ये देखिए कि जब मक्का किसान से खरीदी जाती है तो 12 रुपए किलो, और जब कोई कॉर्नफ्लेक्स बन जाता है, पॉपकॉर्न बन जाता है तो बिकता है 200 रुपए किलो। आलू किसान से खरीदोगे आप 40 रुपए किलो, बना करके बेचोगे 250 रुपए किलो। तो किसान को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जरूरी एडवांटेज भी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ सजा का प्रावधान उसमें 10 साल का होना चाहिए। बिल्कुल राहुल जी, सजा का प्रावधान की मांग कर रहे हैं, ठीक है। 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए कि अगर किसान से एमएसपी से कम पर कोई खरीदेगा, आज क्या होगा कि मान लीजिए जो चने की खरीद करने वाले जो बड़े व्यापारी हैं, अगर उन्होंने चारों ने पूल कर लिया तो वो जब किसान पर फसल आएगी तो तब खरीदेंगे आधे दाम पर, और फिर जब वो किसान से खरीद लेंगे तब वो दाम दुगने तिगने दाम पर बेचेंगे, तो इनसे डबल नुकसान होता है। और यही डर है जो सड़कों पर किसान उतरे हुए हैं, उनके मन में यही डर है और यही तर्क वो दे रहे हैं। राहुल जी देखिए, जो बातें आपने कही यही शायद एक जो कॉमन किसान सड़कों पर उतरा हुआ है वही कह रहा है जो कुंवर अयूब अली जी कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप बेहतर तरीके से समझा दीजिए कि एसडीएम और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी अगर किसान उनके पास कोई प्रॉब्लम लेकर जाएगा, वगैरह का तो हाल बहुत खराब है। जी बिल्कुल, लोग रोज देखते हैं एसडीएम को से कोई काम करवाना किसी भी तरह के, अब आप जिला जज को दे दीजिए लफावत, आप एक्ट में दे दीजिए जैसे एनएचआई में दे रखा। हाईवे अथॉरिटी जो हाईवे के लिए जमीन एक्वायर होती है उसमें प्रोविजन कर दिया कि जिला जज के यहाँ तक मामला फाइनल हो जाएगा। ठीक है राहुल जी, ये डर कैसे जाएगा? आखिर किसान के मन में ये डर है। देखिए, सरकार ने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है कि आप एसडीएम के यहाँ जा सकते हैं, फिर उसके बाद डीएम के पास जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता है, कोर्ट की व्यवस्था रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये आप किसी के मूल अधिकारों में छीन लेंगे, सरकार एक बिल से मूल अधिकार छीन सकती है किसी के कि वो कोर्ट में नहीं जा सकता है। दिक्कत क्या है कि देखिए, मैं जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर जो कोर्ट में केस चल रहा है किसी किसान का। और यहाँ के, मैं तो ये भी जानता हूं कि यहाँ के जो किसान हैं जो छोटी मोटी आपस में भी झगड़े हो जाते हैं खेती को लेके, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और वहां आपकी जाते ही सुनवाई हो जाती है, वहां भी बहुत दिक्कतें। वहां दिक्कत यह है कि आपकी आज तारीख लग गई और आज जज नहीं बैठ रहे हैं, कब 5 दिन बाद तारीख लग रही है, एक दिन आप फिर चले गए। आप अब खेती करते हैं, आपकी लिमिटेड इनकम है और जब आपके जो रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, आप उनको खर्चा करते हैं, एक वकील करते हैं वहां हायर, और आपको आप पिटीशन दायर करते हैं या जो भी करते हैं, पब्लिक लिटिगेशन दायर करते हैं अपने इंटरेस्ट को लेके, तो ये सारी चीजें उनमें दिक्कत तो होती है। अगर सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था दे रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, जैसे सरकार ने बोला कि मंडी व्यवस्था रहेगी, मंडी को एपीएमसी को कोई खत्म नहीं कर रहा है, लेकिन एपीएमसी के साथ उन्होंने एक और व्यवस्था दी है सरकार ने कि आप ओपन मार्केट में कहीं भी बेच सकते हैं। किसानों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि ओपन मार्केट में हम बेच सकें चीजें। और अगर जो जैसे उन्होंने बोला, कुंवर जी ने बोला कि आलू इतना बिकता है और फिर चिप्स इतना बिकता है, देखिए आलू अभी भी उसमें नहीं है, वो सरकार उसका रेट तय नहीं करती है।
जो आलू का नहीं तय करती है, चावल में भी सरकार बस मोटे वाले चावल का रेट तय करती है। बाकी चावल की इतनी सारी किस्में जो वेस्ट यूपी में होती हैं कि वो आपको ओपन मार्केट में बेचना पड़ता है और उससे किसान ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं। जो आपका जो बासमती आता है या और जो चावल हैं जो थोड़े पतले और लंबे चावल होते हैं वो उसके अंतर्गत ही नहीं आते हैं, सरकार के उसको नियंत्रित ही नहीं करती, सरकार सिर्फ मोटे चावल को करती है। ऐसी बहुत सारी गिनी चुनी फसलों को पे सरकार रेट नियंत्रित करती है और सरकार किसानों को देती है। और उसमें भी अभी ये व्यवस्था देखिए बहुत 1957 से व्यवस्था चलती आ रही है हमारे यहाँ, लेकिन उसके बाद भी सारे किसानों को क्या मिल पाती है? नहीं मिल पाती। उसका फायदा मिल रहा है सारे किसानों को? नहीं मिलता है। आप मंडी समिति में जाइए, वहां किसान आपके खरीदेंगे नहीं उस रेट पे जो सरकार ने तय किया हुआ है, वो अलग रेट पे उसको खरीदेंगे, फिर उसको कैसे ही बेचेंगे। तो किसानों का शोषण होता रहा है। इसीलिए सरकार को, मेरा तो मत ये है कि किसान को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं तो एक तरीके से आपको यह भी बोलूंगा कि किसानों को ना मुक्त व्यापार मिलना चाहिए, मुक्त बाजार मिलना चाहिए। अगर जो मुक्त बाजार मिलेगा किसानों को तो किसान अपने टर्म एंड कंडीशन पे बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। एकमात्र किसान ऐसे इस देश के वो निवासी हैं जहां सरकार बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है, हर चीज में इंटरफेयर है किसानों की उसमें सरकार कि आप ये इस चीज का भंडारण नहीं कर सकते, उस चीज का भंडारण नहीं कर सकते, इसका भंडारण जैसे देखिए अभी सरकार ने इसी बिल में बोला सरकार ने कि आप इन चीजों का भंडारण नहीं कर सकते, मतलब कुछ चीजों को भंडारण से फ्री किया गया, लेकिन राज्य सरकारों ने फिर थोप दिया कि नहीं इन चीजों का भंडारण नहीं कर सकते। जैसे आलू अब बहुत महंगा बिक रहा था और किसान के पास होता तो सरकार ने एक लिमिट लगा दी। तो इन चीजों को भी देखना पड़ेगा हमें कि किसानों को जब फायदे की बात आती है। कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक सेकंड आता हूं, पहले शाहिद खान कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहिद जी देखिए तलान साहब ने बहुत अच्छे से समझाया है। इस बात के साथ में बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि किसानों के साथ में बिल्कुल ओपन किसानों को छोड़ देना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शायद आप मोदी जी की सारी रैलियां और स्पीच सुन लो, किसी भी राज्य की, स्टेट गवर्नमेंट की, किसी प्रचार की, इवन गली प्रचार की भी, तो उनमें भी किसान जुड़े मिलेंगे। उनमें भी यही एक उनका जुमला होता है कि किसानों को आजादी मिलनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपने किसानों को आजादी दी सत्ता में आने के 7 साल बाद, 6 साल बाद, आपने इस तरीके की आजादी दे दी। मैं आपको बता दूं राजेश जी, खाद्य वस्तु पहली बार देश में बीजेपी सरकार में जरूरतमंद लिस्टें हटा दी गई हैं। अब खाद्य सामग्री आपके लिए जरूरतमंद नहीं रही है। अब आपके किसानों के लिए कानून दे दिया गया है कि आप कहीं भी बेच लो। अब आप एक बार बता दीजिए कि इन्होंने इतने अच्छे से समझाया है, कहीं ना कहीं तो इन्होंने समझा होगा। इतनी अच्छी समझ के बावजूद मेरा किसान भाई कैसे इस बात पे यकीन कर लें कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जो बड़े बड़े नेता हैं वो सही कह रहे हैं। वो 100 में से 80 नेता तो उनको खालिस्तानी बता रहे हैं, लेकिन शाहिद कोई दूसरा कानून बता रहे हैं, कहीं और से लिंक बता रहे हैं, कई लोग ऐसे कह। अब आप एक बात बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चाहे किसान भाई हमारे गलती है मान लो, क्या इस तरीके का नवंबर दिसंबर महीने में पानी की बौछार करवा देना औचित्य है, उचित है? बिल्कुल किसी ने उसको बोला? बीजेपी का कोई भी नेता एक बता दे, एक बयान बता दे कि ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसके आदेश पे हुआ है? नहीं राजेश जी, इसके किसके आदेश पे हुआ है? इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। इतना अत्याचार इस तरीके का, आपने रोड कटवा दिए, आपने मोटे मोटे पत्थर लगवा दिए, आपने तार लगवा दिए, किसके लिए? जो देश के अन्नदाताएं, जो हमारे भाई बहने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक, लेकिन इस तरीके का आरोप आप पे ये लगता रहा है, सत्ता पक्ष जब भी उनसे कोई सवाल पूछा तो वो एक बड़ी बात ये कहते हैं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। ये एक आरोप आप पे लगता है? सर एक बात बताइए, आप पंजाब में हमारी सरकार कब से है? उसके पहले किसकी सरकार थी? उसके पहले मोदी जी थे, देश में नहीं थे। इनके जो खुद के साथ के लोग हैं वो अलग जा जाके इनको अवार्ड लौटा रहे हैं। इनके पास आरोप के अलावा कोई और काम है? इनके पास एक काम है कि कोई भी काम आए, कांग्रेस का नाम ले दो, मैं उस पड़ोसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता जिसके नाम पे खड़े हो जाते हैं, न मैं किसी और देश का राज्य ले तो उसका नाम ले दो। और मीडिया के लोगों से मेरी अपील है कि उसको ब्रेकिंग न्यूज न बनाएं, उस पर फोकस न करें। आप बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी के नेताओं से, बड़े बड़े लोगों से पूछें
कि 2014 में बिजली का क्या रेट था और आज क्या रेट है। 2014 के पहले की लिस्ट कहां है और आज की कहां है, आप वो दिखाइए। आप ये मत दिखाइए कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस की कुछ गलतियां रही होंगी जो कांग्रेस को देश की जनता ने नकारा, आपको लेके आए, हमें जो मैंडेट दिया हमने एक्सेप्ट किया है, आपको लेके आए तो आपने पानी की बौछारें चलवा दी और आज बोलते हो आज कांग्रेस ने यह काम कर दिया। अरे आपने क्या काम किया? कांग्रेस ऐसे काले कानून कभी नहीं लेके आई जैसे आप लेके आए। विवेक श्रीवास्तव, ये आलम है जब आप कांग्रेस को घेरते हैं कि किसानों की आड़ में सियासत हो रही है, लेकिन जो किसानों के साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, जहां तक कांग्रेस के द्वारा पंजाब के किसानों को गुमराह करने की बात है, सबसे ज्यादा निष्पाप परेशानी पंजाब की हुई और पंजाब के किसान ही इस धरना प्रदर्शन के प्रमुख रूप से, इससे साफ होता है कि सरकार उनको गुमराह करवाएगी। विवेक जी, पंजाब के साथ पश्चिमी यूपी के किसान भी आ गए हैं समर्थन में। बिजली स्टेट का मैटर, बिजली में बिल का केंद्र की सरकार से क्या वास्ता है? बिजली स्टेट का सब्जेक्ट है, बिजली के बिल से केंद्र सरकार का क्या वास्ता है? इस कानून से उसका क्या वास्ता है? और 4 बजे वाले कांग्रेस के बिजली के बिल का मुद्दा उठा रहे थे, बिजली का बिल तो स्टेट का विषय है, इसका कानून से क्या वास्ता? विवेक जी, बिजली का ये वास्ता है कि जो किसान सड़कों पर उतरे हैं और जो मांगे उन्होंने रखी हैं उसमें उन्होंने बिजली को लेकर भी सवाल उठाए हैं, उसको लेकर भी मांगे हैं, ये वास्ता है इसका। विवेक जी किसका वास्ता है? किसी चीज का वास्ता है कि नहीं है? एक सेकंड अयूब जी कहना है जी। कि अभी मेरे साथी कह रहे थे कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, क्योंकि इस पे फोटो नहीं आ रही तो मैं पहचान नहीं पा रहा। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि योगी जी और मोदी जी ने दोनों ने कहा, क्योंकि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उन्होंने कहा कि 14 दिन में भुगतान होगा। मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूँ कि क्या 14 दिन में गन्ने का भुगतान हुआ? पिछले साल का भी, अभी पिछले साल का भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। अभी कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एमएसपी तो रहेगी। प्रधानमंत्री ने तो जाने क्या क्या कह दिया। प्रधानमंत्री के कहने का आप जो है, अगर मैं गिनती शुरू करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, आज गंभीर विषय है और चूंकि किसानों पर पानी छोड़ना ये शायद समझ नहीं पा रहे। किसान इससे ठंडे पानी में अपने खेतों में पानी लगाता है। ये सोच रहे थे कि जैसे कोई आएगा पानी फेंक के मारेंगे तो ये किसान भाग जाएंगे। ये किसानों पे अगर 10 बार भी पानी की बौछार करोगे, किसान हटने वाला नहीं है। बिल्कुल, किसान की बात को इनको मानना पड़ेगा। मेरे साथी जो बिजली की बात कर रहे थे, वो बात बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसानों के जो ट्यूबवेल हैं उन पर मीटर लगाने की बात आप कर रहे हो। आप जो किसान का जो है 1000 रुपए साल का बिल आता था, अब उसी किसान का 100 रुपए महीने का बिल आता है। किसान की आय तो आपने बढ़ाई नहीं, किसान का खर्चा आपने बढ़ा दिया। आय बढ़ाई नहीं, खर्चा बढ़ा दिया। अयूब अली, एक आपसे सवाल है। सवाल ये कि अगर आज की बातचीत भी बेनतीजा रही तो आरएलडी का आगे रुख क्या रहेगा किसानों को लेकर? नहीं, हम लोग तो किसानों के साथ हैं। और ये आज जो आप ये देखिए कि जो यूपी गेट पर है या महाराजपुर बॉर्डर पर है या लौनी बॉर्डर पर है, अगर आज की ये नतीजा रही तो कल से इधर का एंट्री दिल्ली की बंद कर देगी। ठीक है, पूरी ताकत के साथ हम लोग किसानों के साथ हैं जी। यानी आप किसानों के साथ हैं और अगर किसी भी कीमत पर किसानों को हम लोग किसी उत्पीड़न नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर, चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। ठीक है, राहुल तालान, किसान हमारे भाई बाप है, हमारे लिए पूजित है जी। हमारे सारे बच्चे दिल्ली में रहते हैं। आज हालत ये हो गई है कि जैसे हम लोगों को मुझे समझ में नहीं आता कि दिल्ली में आज सरकार उनकी बन गई है, इतने घनघट हो गया इन लोगों को। अरे सरकार आती रहती है, जाती रहती है। जब आप वोट मांगने जाते हो तब तो हाथ जोड़ के खड़े रहते हो। आज अगर आपको ताकत मिल गई है तो आप ये नहीं सोच रहे कि किसान किस हालत में बैठा है, ना उसके खाने का इंतजाम है, ना पीने का इंतजाम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 6 महीने भी चलेगा, किसान को आदत है, किसान पूरी तरह से मजबूत है,
खाने पीने की कोई दिक्कत किसान नहीं होने देंगे ठीक। और पूरी ताकत से ये आंदोलन के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। ठीक है, किसानों के साथ आरएलडी खड़ी रहेगी। राहुल तालान, सुबह 12:30 बजे से दोपहर से जो बैठक है वो चल रही है, ऐसे में इतना लंबा वक्त खींचना कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ ऐसा लगता है कि जल्दी समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बैठक अगर लंबी खींच रही है। देखिए, मैं एक बात जानता हूं इस मुद्दे पे कि सरकार को झुकना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जो सरकार ये सोच रही कि वो अक्खड़ होके इसे अहम का सवाल बना लिया, अहम का सवाल बना लेंगे तो और वो किसानों के साथ डील कर पाएंगे, तो ऐसा है नहीं। देखिए, मैं 2000 जब सरकार आई थी 2014 में, ये नया भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे और वो भूमि अधिग्रहण बिल में कुछ ऐसी चीज थी जो किसान संगठन और किसानों के पक्ष में नहीं थी, तो और किसानों ने अब आंदोलन तब नहीं किया था, छोटा मोटा आंदोलन और ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था। अगर जब आप किसान से लड़ेंगे तो और किसान कोई मांग कर रहे हैं और आप उसको नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे एक सरकार के तौर पे, तो आपको दिक्कत होगी। देखिए, किसान कोई जाति नहीं है कि आप एक जाति से लड़ रहे हैं, आप एक वर्ग से लड़ रहे हैं पूरे के पूरे से, और उसमें हर एक जाति हर एक धर्म के लोग हैं जो खेती किसानी करते हैं। तो पूरे देश में, इस देश की 60% आबादी से ज्यादा खेती और किसानी पे निर्भर करती है और वो खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, तो 60% आबादी के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते, तो सरकार को झुकना तो पड़ेगा ही। अब सरकार देखना ये कि सरकार झुकती कब है। अगर जो मैं तो बोलूंगा कि सरकार जल्दी इस किसानों की मांग मान ले, तो जो दिल्ली में परेशानी खड़ी हुई है वो उनसे दूर हो जाए और किसान भी अपने घर लौट जाए। सब सरकार को थोड़ा सिंसियर होकर सोचना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक बिल ले आए और उस बिल में संशोधन नहीं हो सकते, आपको लिखित में देना पड़ेगा कि हम अगर जो एमएसपी है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि सारी फसलों पे आप एमएसपी देते हैं, आलू पे नहीं देते हैं आप, बहुत सारी चीजों पे एमएसपी नहीं देते हैं। जिन पे आप एमएसपी देते हैं उनमें आप बोलिए कि हम इन पे एमएसपी देंगे। जैसे चावल की एक किस्म पे ही आप एमएसपी देते हैं, सारी किस्मों पे एमएसपी थोड़ी देते हैं। गेहूं पे आप एमएसपी देते हैं और ज्वार बाजरा राई वाई पे देते हैं। तो अगर जब तक आपको ये सारी चीजें आप नहीं समझेंगे, किसान को नहीं समझेंगे, सरकार नहीं समझेगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, एक बात मैं ये भी जानता हूं, किसान झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जैसा आप बाइट देख रहे हैं और मैं गया भी हूं। लेकिन राहुल, लगता तो ऐसा भी है कि सरकार भी झुकने के मूड में नहीं है। देखिए, दोनों तरफ ऐसा ही मूड एक तरीके का नजर आ रहा है। सरकार को ही बैकफुट पे आना पड़ेगा। ये ठीक है कि कुछ विकल्प हैं कि भाई जैसे तीनों कानून सरकार डिमोलिश ना करे, लेकिन सरकार उनमें कुछ संशोधन करने की बात माने और संशोधन होने चाहिए। देखिए, एमएसपी की मांग जायज है, लेकिन अगर जो सरकार ने एक चीज दी है कि भाई कि आपको खुला बाजार मिल रहा है, तो वो भी अच्छी चीज है। उसको ऐसा नहीं है कि किसानों की मांग नहीं थी, बहुत लंबे समय से मांग थी कि उनको खुला बाजार मिले। अब जब खुला बाजार मिल रहा है तो उसको समझना चाहिए सरकार को और किसानों को भी कि इससे हमें फायदा होने वाला है। किसानों को खुले बाजार से ज्यादा, और जब प्रतिस्पर्धा होगी ना, देखिए मंडी को खत्म नहीं कर रही है सरकार। जैसे प्रधानमंत्री ने वाराणसी में बोला था कि उन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मंडियों के पे खर्चा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उसको खत्म करना चाहती है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सरकार अपना जो मैसेज है, जो संदेश है, वो किसानों तक पहुंचा नहीं पाई। सरकार के साथ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जो सरकार इस बिल को बनाने से पहले किसान संगठनों के साथ बातचीत करती, तो निश्चित तौर पे आंदोलन नहीं होता। किसान संगठनों को बैठती, उनके राय लेती और तब ये बिल बनते, तो निश्चित तौर पे ये आंदोलन नहीं होता। लेकिन सरकार ने भी जल्दबाजी में इनको अध्यादेश लाके और कर दिया, तो ये थोड़ा सरकार से भूल हुई है, वो बनी हुई है। और यही वजह है कि सरकार की मतलब आप समझ लीजिए कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाई किसानों तक। ऐसे जी, देखिए, मैं तलान साहब की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और ऐसा कम होता है कि मैं तलान साहब की बातों से इत्तेफाक रखूं। इन्होंने बोला है कि भूमि अधिग्रहण बिल आया था और वो बिल में संशोधन हुआ है, पर इन्होंने उस पार्टी का नाम नहीं बताया कि वो किस पार्टी लाई थी। और नहीं, मैंने तो बताया ना, सरकार बनने के बाद 2014 में बता दूं, उस पार्टी के राज में सरकारों की पीएमओ में एंट्री होती थी। कांग्रेस पार्टी के राज में किसानों की पीएमओ में एंट्री होती थी। शायद आपके पास ही फोटो होंगे माननीय टिकैत साहब के साथ, टिकैत साहब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के। आज के वक्त में हमारे तलान साहब कह रहे हैं सरकार को किसानों को संग लेना चाहिए था। मैं बिल्कुल इनकी बात से ताल्लुक रखता हूं, इत्तेफाक रखता हूं, पर ये तो बताते हैं कि सरकार ने कौन सा काम किसको लूप में लेके किया है। नोटबंदी 8 बजे ठोक दी, जीएसटी रात को 12 बजे ठोक दी, लॉकडाउन 3 दिन 5 दिन 8 दिन, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 लॉकडाउन 3 लॉकडाउन 4, अब अनलॉकडाउन 1 अनलॉकडाउन 2। किसको लिया था लूप में? सरकार ने किसी कानून के लिए, किसी काम के लिए अपने सलाहकारों को, देश के नागरिकों को, देश के अधिकारियों को लूप में नहीं लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ऐसा होता तो ये काला कानून, आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या देश इसके बाद नहीं चलेगा? राजेश कुमार जी, आप बताओ, देश इसके बाद नहीं चलेगा? हम रहे न रहे, देश रहेगा। तो इतने खराब हालत में, लॉकडाउन में आपने
सांसद बिठाई और कानून पास कर दिया। ठीक है। सिर्फ ठीक है। इसलिए जल्दबाजी की जा रही है। सिर्फ इसलिए हाँ। कि किसानों के ऊपर लॉकडाउन की धारा ठोक देंगे, किसान अपने घर बैठे रहेंगे, किसान डर जाएंगे और हम इस कानून को अंधे कानून को पास करा ले जाएंगे ठीक है। और हमारे जो यार दोस्त हैं हाँ। उनका पूरा फायदा उनको पहुंच जाएगा। आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्या चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी? ठीक है, देश की विवेक जी। जनता को आके बताएं। और मैं तो कहता हूं किसान भाइयों को कि भाइयों, इस चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो इस वार्ता को बंद कमरे में मत करना, ठीक है, इस विवेक जी से वार्ता जवाब को लेते बिल्कुल हैं। बैठ के करना। और बीजेपी विवेक के जी, कम जिस से कम तरह से 4 कहा जा रहा है मंत्री होने लॉकडाउन चाहिए। की आड़ में और इस्तेमाल अगर उसमें कर प्रधानमंत्री जी हो कई तो बहुत धाराएं अच्छा लगाई है। जा रही है, कानूनों को पास कराया जाए, जल्दबाजी कराई जा रही है, जल्दबाजी कराई जा रही है कि वाकई? आप बताइए। हाँ। जो भी कानून बने हैं संसदीय चर्चा के बाद बने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं हुई है, पर्याप्त चर्चा के बाद बने हैं और सरकार की बहुत समझ किसानों को और अवसर देने के लिए ये कानून बनाए ताकि किसान अपनी फसल मार्केट में अच्छी दामों में बेच सके, अपने अच्छे मूल्य जहाँ मिलते वहां पे चयन करके वहां बेच सके। ये कांग्रेस के लोग इस तरह से किसानों को गुमराह करना, ये बात से सहमत है। कहीं न कहीं हम किसानों को एक कानून समझाने में कामयाब नहीं रहे, कुछ खामियां हुई है, इस बात से हम सहमत है। सरकार बहुत खुले मन से वार्ता कर रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि आज इस वार्ता से कृषक से पौधा निकलेगा। और ये जो जिस तरह के लोग विपक्ष के लोग इसमें रुपया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इनके हाथ में नाकाम नहीं लगेगी। विवेक जी, कांग्रेस को एक साइड रख दीजिए, यहाँ किसान वर्सेस सरकार का मामला आ रहा है, तस्वीर ऐसी है किसान वर्सेस सरकार, कांग्रेस को अब साइड कर दीजिए। कांग्रेस को जेब में रख के चलते हैं, साइड कैसे करेंगे? पहली बात आप मैंने ये देखी है, एमएसपी ये बार बार मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानून बना दीजिए। आप ये देख लीजिए सरकार के कई केंद्रों पे ही एमएसपी मिलती है, एमएसपी का लाभ कितने प्रतिशत किसानों को मिलता है? ठीक है, कुंवर अयूब अली कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही की बात पर। कुंवर अयूब जी, नहीं, मेरा कहना ये है, मैं अपने बीजेपी के मित्र से पूछना चाहता हूँ कि अभी धान की खरीद हुई, जब तक धान किसान के पास था मंडी में क्या रेट बिका और आज किसान से चला गया तो 2 ही दिन में 15 दिन में रेट जो है दुगना हो गया। अगर ये एमएसपी पे खरीद होती और या ये होता कानून होता कि एमएसपी से कम पे अगर खरीदोगे तो सारे खरीदार जेल में होते, ज्यादा खरीदते तो कम से कम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता। ये अभी ताजा उदाहरण है इस आंदोलन के चलते चलते, जहाँ किसान सड़कों पे खड़ा है तब आप लोग नहीं मान रहे, व्यापारी नहीं मान रहे, क्योंकि बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है। बीजेपी का एकमात्र मकसद भारतीय जनता पार्टी का व्यापारियों को फायदा पहुंचाना है, बाकी लोगों का उनका कोई वोट से कोई मतलब नहीं है, वो उनका एक्सीडेंटल वोट है। टर्मिनल लाइन पे लेकर के वोट देता है। एकमात्र मकसद बीजेपी का सरकारों का व्यापारियों को फायदा पहुंचाना है। हर हालत में व्यापारी का के पास पैसा आना चाहिए, किसान मरे भाड़ में जाए कहीं चला जाए। ठीक है, शाहिद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहिद जी, देखिए अयूब भाई इस बात को बिल्कुल सही कह रहे हैं। धान के केस में कांग्रेस ने मंडियों को घेरा है, ट्रैक्टर खड़े रहे, धान नहीं तो ले किसानों के। मैं आपको इस वाकये की आपकी संतुष्टि कर रहा हूं और मैं आपको एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस काले कानून की तीनों जो बनाई है ये तीनों वापस होनी चाहिए, इन पे पुनर्विचार होना चाहिए किसानों की कमेटी के साथ में, और उसमें बड़े किसान नेता होने चाहिए जिनको इसकी समझ है। किसी पार्टी से विशेष नहीं रखना चाहते, मत रखिए। हाँ। आप कांग्रेस को सुबह से लेकर शाम तक कोसिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, पर आप ये तो बता दीजिए आपने कितनी संस्थाएं देखी, कांग्रेस ने कितनी संस्थाएं बनाई, आपने कितनी रोजी रोटी लोगों को दी, आप आज की तारीख में देश कहां पहुंच गया? आप ये चीज तो लेके आइए। कांग्रेस को जेब में रख रहा है तो कांग्रेस के करे हुए कामों को भी जेब में रखिए और उनका अध्ययन करिए। कांग्रेस ने जो जीडीपी दी थी उसको सरकारी साइड से हटा देना सलूशन नहीं है। अगर उससे आप सरकारी जीडीपी हटा दोगे तो आपकी जीडीपी 23 से लेके +23 नहीं हो जाएगी,
उसको उठाना पड़ेगा आपको, और उसको आपको उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उस मेहनत का बीजेपी को अंदाजा नहीं है। एक्चुअल में इन लोगों ने सरकार चलाई नहीं है, अनुभव है नहीं, अनुभवहीन लोग हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को देश पर रहम करना चाहिए, गृह मंत्री जी को देश के किसानों पर रहम करना चाहिए और तत्काल इनको अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। लेकिन अगर अब भी समस्या का हल नहीं निकला, बातचीत में बात ना बनी, तब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है राजेश जी, हमारा, हम कल भी डीएनडी पे थे, हमारा स्टैंड बिल्कुल अलग अलग नहीं है। हाँ। हम आपको बता दें, अगर किसानों के ऊपर सरकार पानी की बौछार करेगी तो उसमें सबसे आगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, और कांग्रेस के कार्यकर्ता से पहले हम देश के किसान हैं, हम सबसे आगे मिलेंगे आपको। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कोई अगर मगर नहीं हमारे स्टैंड में। हाँ। हमें किसी किसान से, भाई से यह भी नहीं पूछना है कि आप हमारा साथ लोगे नहीं लोगे, हम उनके साथ हैं। ठीक है राहुल जी, देखिए रालोद कह रहे हैं कि पूंजीपतियों की सरकार है, कांग्रेस का भी स्वर यही, और किसान तो लगातार यही कह रहे हैं कि व्यापारियों की सरकार है, उन्हीं का फायदा देख रही है। इससे क्या मतलब समझे? लगातार सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के हित में है, लेकिन सभी का स्वर तो यही कहता है कि किसान के हित में नहीं है, व्यापारियों के हित में। हाँ। देखिए, जब से देश आजाद हुआ है तब से किसानों की बहुत सारी मांगे, क्या सारी की सारी कंप्लीट हुई? कभी नहीं हो सकती हैं। क्या इनकी सरकार नहीं रही? जो भी मैं तो बोल रहा हूं, किसान नेता भी रहे एक जो बहुत बड़े रहे, और उनकी सरकार थी और उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए, ऐसा नहीं है किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, लेकिन क्या वो भी सारी मांग पूरी कर पाए? नहीं कर पाए। क्योंकि जब आप सरकार में होते हैं ना, तो आप पे बहुत सारे प्रेशर होते हैं, आपको इनको भी देखना है, इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, इंटरनेशनल प्रेशर भी देखना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भारत सरकार सब्सिडी देती है, क्या उसको खत्म कराने के लिए क्या इंटरनेशनल दबाव नहीं आते हैं भारत सरकार पे? के लिए दबाव आते हैं कि भाई इसको जो सब्सिडी है खत्म करो, आप अपने किसानों के लिए आप ये उसको प्रतिस्पर्धा में लेके आइए। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये किसानों को भी समझना पड़ेगा। देखिए, मैं तभी तो बोल रहा हूं कि आप किसान और खेती में सबसे ज्यादा इंटरफेयर है सरकार का, हर चीज तय कर रही है, हर चीज। मैं बोल रहा हूं कि आप मुक्त बाजार दीजिए किसान को तय करने दीजिए, वो क्या करेगा, अपनी फसल को कब स्टॉक करेगा, कब बेचेगा, कैसे बेचेगा, ये किसान को तय करने दीजिए। ऐसा नहीं है कि भारत में, देखिए, भारत बहुत सारी चीजें आयात भी करता है। अगर जो किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना ले कि यहां के किसान ये पैदा करेंगे, यहां के किसान ये पैदा करेंगे, जो ऐसा नहीं है भारत के पास जमीन नहीं और उपजाऊ जमीन नहीं, और भारत में दुनिया की सारी चीजें हो सकती हैं। भारत का जो एटमॉस्फेयर है, जो भारत की जो आप डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी के हिसाब से जो ज्योग्राफी है भारत की, उसके हिसाब से भारत में दुनिया की सारी फसलें हो सकती हैं। सेब भारत में हो सकता है, पाम ऑयल भारत में हो सकता है, लेकिन हम आयात करते हैं, सेब भी आयात करते हैं, पाम ऑयल भी आयात करते हैं। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता है जैसे सोयाबीन ऑयल या सोयाबीन है, हम उसको भी आयात करते हैं, सूरजमुखी वाला जो ऑयल होता है उसको भी हम आयात करते हैं। तो क्या किसानों को ऐसे एक आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जो भारत किसी चीज को आयात करने की जरूरत ही ना पड़े और किसान अपनी टर्म एंड कंडीशंस पे चीजें बेचे अपनी। ऐसा देखिए, कांग्रेस ने भी काम किए किसानों के लिए, लेकिन क्या किसानों का भला हो गया? क्या किसानों की जो आत्महत्या करते हैं किसान कर्ज में दब के, देखिए तब भी होती रही है ना, आज भी किसानों की आत्महत्या हो रही है ना। तो सवाल ये कि किसानों की स्थिति, सरकार चाहती है कि हम काम करें, लेकिन किसानों की स्थिति कभी क्यों नहीं सुधर रही है? इस पे ज्यादा सवाल उठने चाहिए कि लगातार 70 साल से देश में किसानों की स्थिति बिल्कुल नहीं सुधरी है। शाहिद खान, बहुत छोटी टिप्पणी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इस बात से, इसीलिए मैंने आपको टाइम मांगा है, माफी चाहता हूं, आपने शॉर्ट टिप्पणी की है। इंटरनेशनल दबाव, इंटरनेशनल बात के बिना बीजेपी की और बीजेपी के जो सपोर्टिंग लोग हैं ना, उनकी बात पूरी नहीं होती है। तो आपने कर दिया था, आपने 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने पूरी की क्या? बताइए ना, की क्या? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है ना कि आप ऐसे कर दें। क्यों इस देश में 2006 से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई आज तक? बताइए ना, 2006 से क्यों नहीं किया आपने? 2006 में किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। शर्मानी चाहिए आपको, बीजेपी के लोगों को अनुभव नहीं है, उन्हें नहीं पता। शर्मानी चाहिए आपको, 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन आई थी और आपने लागू नहीं की थी। 2013 तक आपकी सरकार थी, आप कुंडली मार के बैठे हैं इन रिपोर्ट से। शर्मानी चाहिए आपको, बनते किसान कैसी? राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने कौन सा बड़ा कर दिया आपने किसानों का? इंटरनेशनल शर्मानी चाहिए आपको। और बाकी पड़ोसी राज्यों की बात मुझे बताइए ना, राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, कौन सा बना कर दिया आपने? आपकी सरकार में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, क्या नहीं कर रहे हैं? उधर में मानना, शर्मानी चाहिए आपको। देश के लोग
बात को राजनीति माने- का टूल बना दिया है किसानों को सबने। इस बात को माने कि बीजेपी के लोगों को, वरिष्ठ लोगों को देश चलाने का अनुभव नहीं है। आपने लेकिन शाहिद खान, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, एक सेकंड राहुल, एक सेकंड। शाहिद, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसी देश की जनता ने पहली बार उसी सरकार को सुना, दूसरी बार भी उसी सरकार को चुना, और अभी भी कोई ऐसा लगता नहीं कि टक्कर देने के लिए तैयार है। आप जिस आधार पे ये कह रहे हैं, वो आधार क्या है? जनता ही चुन रही है उस सरकार को, दोबारा चुना उस सरकार को। मैं बताता हूं आपको अनुभवहीन कैसे? मैं आपको अनुभवहीनता बताता हूं। बताएं। पूरी की पूरी गवर्नमेंट जब से सरकार में आई है, गली का इलेक्शन, वार्ड का इलेक्शन, निगम पार्षद का इलेक्शन जीतने के लिए जी जान जगा रही है। केंद्र में मेहनत करने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रही है, सिर्फ इलेक्शन जीत जाओ। किसको खड़ा करना है? आप बिहार का एग्जांपल ले लीजिए, नीतीश जी के खिलाफ उसको खड़ा करके खुद बड़े बन गए, उसके खिलाफ उसको खड़ा कर खुद बन गए। हजारों ईडी की पार्टी, ईडी का जड़ दिखा के टीम बना रखी है लोगों ने वोट बांटने के लिए। मैं कहता हूं आप जो है ना, जिस तरीके से बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, उस तरीके से अगर बीजेपी ने इलेक्शन रेगुलर लड़ा तो देश के लोकतंत्र के लिए और देश के लिए इतना खतरनाक है कि आप और हम इस टॉपिक पर डिबेट करने लायक नहीं रहेंगे। शायद जी वो जनता डिसाइड करेगी, पहले भी डिसाइड कर चुकी है, वो जनता डिसाइड करेगी। हाँ। और अयूब अली जी, देखिए सरकारें आई हैं, किसानों के हित ऐसी की बात करती है, लेकिन किसानों के हित में कोई लगता नहीं है, नजर नहीं आता है। चर्चा किसानों पे हो रही है कि चुनाव पे हो रही है? ये कांग्रेस बिहार चुनाव सरकार ने किसानों की बात कर रही है। नहीं, वो ये कह रहे हैं विवेक जी, उनका सीधा ये आरोप है कि सरकार अनुभवहीन है। जो फैसले लिए जा रहे हैं ना, वो सोच समझ के लिए नहीं लिए जा रहे, और उसका नतीजा कुछ और होता है। उन्होंने कई, चाहे नोटबंदी का भी जिक्र किया, इसके अलावा जीएसटी का जिक्र किया, कुछ पुराने जो कदम उठाए गए थे उनका भी जिक्र किया गया। मैं करता हूं विवेक जी, मैं करता हूं। नोटबंदी ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, आप लॉकडाउन ले लीजिए, आप अनलॉक ले लीजिए, और आप किसान का बिल ले लीजिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? आप बता दीजिए, आप चैनल पे आए, कुछ डिटेल लेके आए कि इस लॉकडाउन में इस बिल को ठोकने की? ये तो बाद में ले आते हैं आप। क्या कमी है आपके पास? कहां पे आपके पास नहीं है? विवेक श्रीवास्तव, सरकार मनमोहन है तो हाँ, मनमोहन है, भ्रष्टाचार कांग्रेसियों की तरह भ्रष्टाचार करने नहीं है। हम सरकार चला रहे, ईमानदारी से चला रहे, काम करते ईमानदारी से करते हैं। लॉकडाउन का हमने फैसला लिया, सेकंड थर्ड जितने भी लॉकडाउन हुए वो मुख्यमंत्रियों के मार्चिंग करके हुए। लेकिन विवेक जी, यहाँ पे रणनीति तो बनानी होगी ना। अब तो आपकी सरकार है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। किसान सड़क पे है तो आपसे पूछेंगे कि क्यों है साहब, वो उनकी समस्याएं जो है उसको सुना क्यों नहीं जा रहा, क्यों वहां पे जाके नहीं सुना जा रहा? बीजेपी से कुछ नहीं पूछ सकते आप। मंत्री इस पे बातचीत करके सरकार इसका सलूशन निकल आएगा। हाँ, किसान हमारे अपने हैं, कोई गया नहीं है, उनको भी समस्या समझ आ जाएगी और समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार बहुत बुरे मन से बात कर रही है। ठीक। अयूब जी टिप्पणी करना चाह रहे हैं, अयूब अली जी सर, किसान मेरा ये नहीं है, मेरा कहना यह है कि सरकार बिल्कुल जानबूझ करके और ठंडे दिमाग से व्यापारियों को कैसे फायदा पहुंच सकता है, इसकी प्राथमिकता ये है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाया गया? किसान, हाँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक विमको माचिस बनाने वाली एक कंपनी थी, विमको, जो माचिस की तिली बनाते थे। जब हम लोग गांव में छोटे छोटे खेती करते थे तो वहां उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की कि साहब आप यहाँ पे पॉपुलर लगाइए और इस पॉपुलर को 10 साल में 5 साल में हम लोग खरीदेंगे। हाँ। और वो किसानों से कुछ किसान उनके झांसे में आ गए, पॉपुलर लगवा के चले गए, और चलवाने के बाद भी किसी ने एक पॉपुलर नहीं खरीदा, किसान बर्बाद हो गए। हाँ। ये सरकार अदानी और अंबानी कैसे और ज्यादा इसका दुगना तीगना 4 गुने से पेट नहीं भर रहा है मोदी जी का। ये चाहते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सरकार अदानी और अंबानी चलाए, और मंत्री जो है, मैं कहता हूँ राजनाथ सिंह जी को किसान नेता है, इनके रक्षा मंत्री हैं, पीयूष गोयल जी को कोई अनुभव है किसान के काम करने का? हाँ। बेसिक में पीयूष गोयल जी जाएंगे, राजनाथ सिंह जी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो किसान की बात कर सकते हैं, और पीयूष गोयल जी व्यापारियों की बात करेंगे, इसलिए पीयूष गोयल जी जाएंगे। जो किसानों से बात कर रहा है मंत्रिमंडल, मंत्री जी, उनमें एक भी किसान का बेटा है क्या? उन्हें किसान की परेशानी है, उन्हें ये बात की जानकारी है कि अगर आपको स्टॉक करने की
आपको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी अगर आप व्यापारी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते? तो क्या यही वजह है कि अब तक बात नहीं बन पाई है कि ऐसे लोग किसानों के पास जा रहे हैं? क्या यही वजह है? क्योंकि किसान सब समझता है, वो अनजान नहीं है, वो राजनीति भी जानता है, वो फसल उगाना भी जानता है। जानता भी है, किसान ये भी जानता है कि ये सिवाय बात करने के बहाने आपस में लड़ाने का काम करेंगे, हाँ, उनको डिले करेंगे, उनकी कमर तोड़ने के लिए काम करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है अपने भाजपा के मित्र से जी कि अपने नेताओं को समझाओ कि अपनी रीढ़ की हड्डी तक नहीं लड़ा जाता है। लड़ लिया उन लोगों से, हम जैसों को लड़ा लिया, मार के भगा दिया, कोई बात नहीं है, भाग गए। लेकिन किसान को अगर मारोगे, किसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ोगे तो ये देश टूट जाएगा। इसलिए किसान से मत लड़ो, किसान की हाय मत लो। किसान की हाय लग गई ना तो तुम सारे व्यापारी भी बर्बाद हो जाओ। ऐसे में अब अयूब जी ये वक्त आ गया है कि सरकार पूरी गंभीरता से इस मामले को ले और किसानों को गंभीरता से सुना जाए ताकि अब कोई रास्ता निकले, यहाँ अहम की लड़ाई ना बनाई जाए इस मसले को। जिस सरकार गंभीर हो जाए कि 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, या 370 को आप 1 मिनट में खत्म कर सकते हो, तो इस काले कानून को 1 मिनट में खत्म क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बड़ा सवाल है ये। लगेगा, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में सरकार चाहेगी, किसान जय जयकार करता चला जाएगा। और ये किसान ने वोट दिया इनको, आज अगर दिल्ली में बैठे तो इसी किसान की बदौलत बैठे। बिल्कुल विवेक जी, ये अहम की लड़ाई क्यों बनता जा रहा है? आखिर ये मामला अहम की लड़ाई क्यों बनता जा रहा है? किसान अगर पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी मैडम, अहम की लड़ाई नहीं है, ये अपने व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, अहम नहीं है। ये भी विवेक जी बड़ा आरोप है कि व्यापारियों को लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जिस तरह से देखने की कोशिश कर रहा है, हाथ जलेंगे, किसान हमारे हैं, हम से बातचीत कर रहे हैं, और अपना अगर सही है कि कोई सत्ता हमारी बातचीत निकल जाएगा, सरकार को गंभीरता से विषय पे वार्ता की है। आपने कोई नहीं कर रहा। हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान की मजबूती देश की मजबूती है, और इसलिए हम लोगों को, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जिसमें थोड़ा बहुत जमीन बचा है, जो किसान का बेटा है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में भी है और किसान के साथ नहीं खड़ा है तो वो किसान का विवेक जी, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही, मैं दोबारा आऊंगा। लेकिन राहुल, आपसे समझना चाहेंगे, किसान भी एक बात कह रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी है और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। पैनल में भी जो रालोद के महासचिव हैं, उनका भी ये कहना है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बात में क्या सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, फैक्ट पे आते हैं, कौन सरकार ऐसी रही है जो किसानों की अंध समर्थक रही हो इस देश में? कभी भी। जब से ये देश आज़ाद हुआ है उसके बाद इस देश में कृषि प्रधान देश था ये, और सारी इकोनॉमी कृषि पे टिकी हुई थी। अब तो देखिए इकोनॉमी ने कब शिफ्ट भी किया है और इकोनॉमी दूसरी तरफ चली गई है और कृषि पे डिपेंड नहीं है। लेकिन ठीक है, हाँ, इकोनॉमी में जो अब कोरोना के ड्यूरेशन में भी इकोनॉमी लगातार जो पॉजिटिव थी वो और ग्रोथ कर रही थी वो कृषि वाली थी, बाकी सब ठप पड़ गया था, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जब देश विकास की तरफ जाता है और देश की जब इकोनॉमी बढ़ती है तो खेती का निश्चित तौर पर जो हिस्सा है वो लगातार कम होता जा रहा है, तो सरकार की प्रायोरिटी कुछ और हो जाती है, उद्योग धंधे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। इसीलिए जब आप कृषि आधारित उद्योगों की तरफ जाएंगे, किसानों को कृषि आधारित उद्योगों की तरफ जाना चाहिए, और किसान जब इसकी तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे किसानों की भी बात मानी जाएगी। और मैं ये बात मानता रहा हूं कि किसानों की कभी भी एक सरकार ने नहीं सुनी है। किसान लगातार जब से देश आजाद हुआ था 1957 में एमएसपी है, एमएसपी में गिनी चुने आए किसानों की जो क्रॉप है वो आती हैं, सारी की सारी नहीं आती हैं, आलू नहीं आता है और आपकी बहुत सारी फसलें नहीं आती हैं। तो जब वो नहीं आती हैं तो सिर्फ एमएसपी, देखिए पंजाब का, आपको पंजाब का स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा। पंजाब में जो धान होता है
वो मोटा होता है, जो चावल होता है, मोटा चावल होता है, जो पीडीएस सिस्टम में सरकार बांटती है लोगों को। तो पंजाब के किसान इसलिए आंदोलनरत हैं क्योंकि 30% खरीदारी सरकार अकेले पंजाब से करती है। पंजाब का जो डेमोग्राफी है और जो ज्योग्राफी है वहां धान के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन वहां के जब हरित क्रांति आई और वहां के किसानों ने देखा कि इससे बहुत सारा फायदा होता है, तो उन्होंने एक सीजन में वो 2 बार धान करते थे। वो उसको साठा बोलते हैं पंजाब में। वो 60 दिन में पक जाता है और मार्केट में आ जाता है। ऐसे वो 2 फसल करते थे धान वाले सीजन में। तो सरकार ने तय किया कि जब बादल साहब की सरकार थी, अकाली दल की सरकार थी, कि इस डेट के बाद आप वहां चावल बो पाएंगे। तो अब सिर्फ एक बार धान होता है पंजाब में। नहीं तो पंजाब में इतना पेस्टिसाइड का यूज होता है, जितना देश में पेस्टिसाइड का यूज होता है पंजाब उससे ज्यादा यूज करता है। यूरिया का ज्यादा यूज करता है, जो देश में औसत है यूरिया का उससे 10 किलो ज्यादा पंजाब यूज करता है। तो हमें ये सारी चीज भी देखनी पड़ेंगी। देखिए ये देश सिर्फ खेती को आप ऐसे मत समझ लीजिए कि उद्योग धंधा भी है। इस खेती से लोगों के पेट भरे जाते हैं, पूरे देश के पेट भरे जा रहे हैं। तो आपको यह भी तय करना है कि आपको अलग अलग डेमोग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, कि जैसे बिहार है, बिहार में धान बहुत अच्छे से हो सकता है और बंगाल में धान बहुत अच्छे से हो सकता है। बिहार और बंगाल में वैसी खेती नहीं होती है जैसी वेस्ट यूपी, पंजाब और हरियाणा में होती है। तो हमें यह सारी चीज देखने की जरूरत है कि वैसी खेती होनी चाहिए उन जगह पे जहां, जैसे पंजाब की जो जमीन है, जो मिट्टी है और जो जलवायु है, वहां होनी चाहिए, ज्वार होना चाहिए, बाजरा होना चाहिए, मक्का होना चाहिए। अब देखिए किसानों को क्या करना है। जैसे किसान सिर्फ, जैसे मार्केट में उन्होंने बोला, कुंवर जी ने बोला था, अयूब अली जी ने, कि जो पॉपकॉर्न है वो इतना महंगा बिकता है। पॉपकॉर्न को बनाने में कुछ ज्यादा थोड़ी लगता है, तो आप पॉपकॉर्न बना सकते हैं ना। किसान ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे लगा सकते हैं ना। तो ये सिर्फ व्यापारियों पे क्यों डिपेंड रहे सारी चीजें कि व्यापारी पॉपकॉर्न बनाएगा और व्यापारी चिप्स बनाएगा। चिप्स बनाना ये आप, जैसे कि देखिए भारत के समाज को ना थोड़ा सा सुधरने की भी जरूरत है। जैसे अमूल का जो आंदोलन था वहां चला गुजरात में, और अमूल इतना बड़ा ब्रांड बन गया। वो एक सोसाइटी की और एक समाज की पहल थी जो इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। जो आपका लिज्जत पापड़ आता है वो उसकी महिलाएं बनाती हैं गांव में, घर घर में, और वो फिर इकट्ठा होकर फिर मार्केट में जाता है। वो ब्रांड है देश में। तो हमें यह भी देखने की जरूरत है कि देखिए जैसे जहां मक्का होती है तो मक्का से आप पॉपकॉर्न बना के नहीं बेच सकते हैं क्या? किसान का एक ब्रांड नहीं हो सकता है? जब आप मुक्त व्यापार में जाएंगे तभी आप कंपीट कर पाएंगे। अगर जो आप ऐसे ही सरकार के रहमो करम पे रहेंगे, देखिए सरकार से आपको, जब तक आप रहमो करम पे रहेंगे सरकार की, पे सरकार से आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत पालिए। सरकार पॉलिसी बनाती है पूरे देश के लिए। तो मेरा मानना यह है कि आपको, किसानों को और सबको एक साथ लगातार बढ़ना है आगे। तो मुक्त बाजार आपको चाहिए ही चाहिए। कुंवर अयूब अली जी, देखिए जहां तक राहुल तालान जी कह रहे हैं किसानों को एक फ्री मार्केट मिल रही है, आखिर उसके बाद भी किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? तालान जी, मेरे भाई, बड़े भाई तालान जी, किसान है कहाँ? 1 एकड़ का किसान नहीं है, 2 एकड़ का किसान नहीं है। आप सोच रहे हो कि वो अंकल चिप्स की फैक्ट्री लगा लेगा, पॉपकॉर्न बना लेगा? आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को ही देना पड़ेगा। अब 90% किसान जो है वो हैंड टू माउथ है। वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, अपना पेट नहीं भर पा रहा। तो आप उसके बारे में, आप, ये बात सही है, प्रैक्टिकली आप कह रहे हैं कि साहब किसान पॉपकॉर्न खुद बनाए बेचे। आप ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को देना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर बेस्ड जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्री पर किसानों को अगर अपलिफ्ट करना है, उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सरकार, जो किसान से जुड़ी हुई है, जैसे आपका डेयरी फार्म है, जैसे आपका आलू से चिप्स बनाने का मामला है, जैसे आपका मक्का से पॉपकॉर्न है या कॉर्नफ्लेक्स बनाने का मामला है, या और बहुत ऐसे मामले हैं जिनको सरकार को वहाँ फैक्ट्री लगानी चाहिए अपने सरकार की तरफ से, उनका माल खरीदना चाहिए MSP मिनिमम एमएसपी पे, और तब जाकर के मार्केट में उनको जो प्रॉफिट आए उससे वो बेचे। मान लीजिए आपने मक्का 1500 रुपए क्विंटल दे दी और उससे आपने कॉर्नफ्लेक्स बनाया, वो 200 रुपए किलो का, तो सरकार अपना प्रॉफिट रख ले और बाकी जो प्रॉफिट आए वो सरकार को शेयर कर दे उससे। तो ये इस तरह की पॉलिसी अगर बनाएंगे, लेकिन सरकार की नीयत तो ये व्यापारी को देने की। लेकिन अयूब जी, क्या समझ में आता है अभी तक के माहौल का अगर देखें, इस पूरे आंदोलन को देखें, प्रदर्शन को देखें, तो सरकार की क्या मजबूरी है जो उनकी बात को नहीं माना जा रहा? अगर आप किसानों के लिए ही कानून लेकर आए हैं और वही कह रहे हैं कि साहब हमें नहीं चाहिए। सरकार की मजबूरी है, हमारी पूरे
से हटा दिया पानी, सारी फसलों को फिनिश कर दे और 1-2 महीना उसको करके उससे मुनाफा करना ये सरकार की मजबूरी है और कोई मजबूरी नहीं है। ये सरकार भी जानती है किसान इतना बोला है, इसके साथ अगर आप करोगे तो किसान आपकी जय जयकार करने चला जाएगा। लेकिन तो भाजपा के नजर से मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक, अब आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैं दोबारा आता हूं। विवेक श्रीवास्तव, क्या मजबूरी है कि अभी तक ये मामला अधर में लटका हुआ है और कई दौर की बातचीत भी असफल हो चुकी है, आज एक बार फिर उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन क्यों सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं या हल्का झुकने को तैयार नहीं? जिन किसानों के लिए कानून लाया गया वही कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, या फिर इसमें संशोधन कीजिए, एमएसपी पे गारंटी दीजिए। देखिए, सरकार ने किसानों को दृष्टिगत रखते हुए कानून बनाया है। किसी प्रदेश या किसी खास किसानों को दृष्टिगत रखते कानून नहीं बनाया गया है। सरकार चर्चा उसको समझ करके कानून लाती है, फिर भी सरकार खुले मन से बातचीत कर रही है और किसान अपने लिए अगर बात से कोई ना कोई फैसला निकलेगा और ये जरूर समाप्त होगा। विवेक, अब आगे क्या है? आगे की जो रणनीति है वो क्या है? क्योंकि अगर उम्मीद तो ये है कि आज रास्ता निकलेगा, लेकिन अब भी समाधान नहीं हुआ, तो फिर आगे क्या? नहीं, आगे हमारी पूरी उम्मीद है कि किसान हमारी सरकार की समस्या की सरकार मिलेगी, जो भी है दोनों मिलकर के बात कर रहे हैं, रास्ता निकलेगा और किसान अपने अपने घरों को ठीक है, खेती बाड़ी करेंगे, देश खुशहाल होगा। राहुल जी, देखिए रास्ता निकालने की बात की जा रही है, लेकिन अगर तस्वीरें हम देखें, इससे पहले तस्वीरें सामने आई 2 बजे तक की मैं बात करूं, लगातार NH-24 पर और किसान इकट्ठा हो रहे हैं। किसानों ने सरकार के द्वारा दिया गया खाना ठुकरा दिया, वहां पर पैकेट्स बंद कर आए थे सिंधु बॉर्डर पर। ऐसे में किसान आक्रामक रुख दिखा रहे हैं, यानी कि इतने घंटे की बातचीत हो चुकी है, फिलहाल कोई ऐसी अपडेट सामने नहीं आई, किसान मानने के लिए तैयार है और किसान और संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। इससे संदेश तो ये मिलता है किसान बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे किसानों को जितना आंदोलन करने का अनुभव है ना, इस देश में किसी के पास नहीं है, और उनको पता है कि सरकार का कुछ नहीं खाना है, सरकार की चाय भी नहीं पीना, उनको ये साफ पता है। वो जो मीटिंग में भी वहां रहेंगे तो वो खुद का ही खाना खाएंगे। तो किसानों को ना सबसे बड़ा उनके पास अनुभव है आंदोलन करने का, और मैं ये बात आज बोल रहा हूं कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार को एमएसपी लागू लीगलाइज करना ही पड़ेगा इस देश में, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए, अभी ये शुरुआत पंजाब के किसानों ने की, फिर धीरे धीरे वेस्ट यूपी के जुड़ रहे हैं, हरियाणा के जुड़ रहे हैं, अब कर्नाटक के जुड़ेंगे, महाराष्ट्र के जुड़ेंगे, जब ये मध्य प्रदेश के जुड़ेंगे, राजस्थान के जुड़ेंगे, जब ये बड़ा आंदोलन बन जाएगा तो सरकार को, मैं तो ये सरकार के लिए मेरी भी ये एडवाइस होगी कि आप जितना जल्दी एमएसपी को लीगलाइज करने की मांग मान सकते हैं, और किसानों को भी ये सोचना चाहिए कि तीनों बिल वापस लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है उनको। अगर जो उसमें एमएसपी की मांग जोड़ दी जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और किसानों को भी अपने आंदोलन हटा लेने चाहिए। ये अगर जो किसान भी अड़े रहेंगे और सरकार भी अड़े रहेगी तो इसका कोई मतलब नहीं। तो बड़े पैमाने पे करने की तैयारी है, देश की जनता, जनता, दूसरे राज्यों के किसान भी दिल्ली कूच कर रहे हैं, अगर आज रास्ता नहीं निकला जनता परेशान होगी, जनता परेशान होगी, दिल्ली की जनता परेशान होगी, और जहां जहां आंदोलन होंगे वहां की जनता परेशान होगी, वो भी आपसे जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है। इसीलिए थोड़ा सा गिव एंड टेक होना चाहिए कि थोड़ा दे दो, थोड़ा ले लो, और ये आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए। अगर जो आप इसको लगातार लंबा खींचते रहेंगे, देश के देखिए इसमें फिर असामाजिक तत्व घुसेंगे, आतंकवादी भी घुसेंगे इसमें आंदोलनों में। ऐसा नहीं है, फंडिंग, टेरर फंडिंग भी शुरू हो जाएगी, इधर उधर से लोग अपने मतलब निकालना शुरू कर देंगे। अभी ये विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी जुड़ेंगी इसमें और लोग जुड़ते चले जाएंगे, जो असामाजिक तत्व हैं उनकी तरफ से भी आपको कुछ दिन बाद पता चलना शुरू हो जाएगा वो वहां आया था जबकि वहां आना नहीं चाहिए था। तो ये सारे किसानों को भी ये समझना है कि देश आपका है, और सरकार को भी ये समझना है कि ये जो किसान है ये इस देश के निवासी हैं, और ये इस देश की बहुत बड़ी आबादी है, जो 60% जो कृषि पे डिपेंड है। तो आपको ये सोच के काम करना है कि आप कितनी बड़ी आबादी के लिए काम कर रहे हो, उनकी मांग को जितनी जल्दी मांग लेंगे। अगर सरकार अड़ी रहेगी तो किसानों को आप आंदोलन को तो नहीं तोड़ सकते हैं, किसानों के को, क्योंकि किसानों ने इस देश की सरकार कई बार झुकाई हुई है और उनके पास लंबा अनुभव है कि वो कैसे देश में मोबिलाइज कर सकते हैं पूरे देश के किसानों को। क्रांति आई है या फिर तख्ता पलट हुआ है, ये तो इतिहास गवाह है। अयूब अली जी, देखिए जिस तरह से फिलहाल बार बार आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, और सुई जो है वो सरकार की कांग्रेस से 70 साल पे अटकी हुई है, जबकि किसान कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार एक ही बात कर रही है कि 70 साल में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ और अब बहुत कुछ होने वाला है।
देखिए मेरा कहना ये है कि देखिए किसान सरकार को परफॉर्मेंस देनी है, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कांग्रेस ने सही काम नहीं किया, जनता ने कांग्रेस को हटा दिया, विपक्ष को हटा दिया, आपको मौका दिया, आप परफॉर्मेंस दीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि साहब आपने ये नहीं किया, आपने आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी। बिल्कुल। आज देखिए जो हालत है, अभी मैं सुन रहा था हमारे बीजेपी के मित्र भी कि साहब ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है। क्या पंजाब का किसान नहीं है? क्या पंजाब का किसान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या पंजाब के लोगों की इस देश के लिए सेवाएं नहीं है? और आप गलतफहमी में हो। पूरे देश का किसान की एक ही प्रॉब्लम है और एक ही समाधान है। बिल्कुल, आप समझ लीजिए। और अयूब अली, किसान देश का किसान है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, वो किसी राज्य का नहीं है। किसान देश का किसान है और उसको केंद्र में रख के चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज जब सड़क पे है तो रास्ता निकालने की जल्दी कोशिश नहीं की जा रही। नहीं, मेरा कहना यही है कि सरकार की नीयत नहीं है रास्ता निकालने की। अगर सरकार की नीयत होगी तो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन सरकार की नीयत है अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने की। किसानों का तो बहाना है, अदानी और अंबानी को कैसे फायदा होगा, ये हमारी सारी पूरी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कह रहे हम किसानों को समझा नहीं पाए। मतलब 60-70% आबादी को वो लोग समझाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी खेती की नहीं, जिन्हें ये नहीं पता कि गन्ने का बाग होता है या गन्ने की फसल होती है, जिन्हें ये नहीं पता कि गेहूं कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल उठ रहा था कि किसानों की रिप्रेजेंटेशन कितनी रही है। जब बिल लाया गया तब किसानों की कितनी सुनी गई? विवेक जी, ये बड़ा सवाल बार बार उठता रहा है। जब बिल लाया गया तब आखिर किसानों की रिप्रेजेंटेशन कितनी रही? क्या उनकी बातें सुनी गई थी? क्या प्रचार प्रसार किया गया था? क्या फायदा होने वाला है इस कानून से, क्या नुकसान होने वाला है? किसानों से वाकई ग्राउंड पर जाकर बातचीत की गई थी क्या? जी बिल्कुल, किसानों के लिए कानून बनाया गया, किसानों को फीडबैक लेके बनाया गया है। पूरे देश के किसानों को इसमें ध्यान में रखा गया। किसी प्रदेश विदेश के किसानों की हित से प्रभावित होते हैं, कोई सरकार उनको गुमराह नहीं है जी, फीडबैक समझाया जा सकता है। लेकिन विवेक जी, लेकिन ग्राउंड पर फीडबैक तो अब आ रहा है, फीडबैक तो ग्राउंड पर अब आ रहा है। क्या कह रहे हैं? फीडबैक अब आया है किसानों का, अब किसान सड़कों पर उतरे हैं, अब उन्होंने बताया कि वो इस कानून से खुश हैं या फिर नाखुश हैं। पहले आपने अगर प्रचार प्रसार किया था, बताया था फायदे, तो पहले अगर जानकारी थी तो अब ये हालात बने ही क्यों? बिल्कुल, ऐसी बैठ के अगर पहले हो जाती तो ये हालात ना होते जो आज हो रखे हैं। विवेक, आप सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज नहीं उन तक जा रही। हमारे आरएलडी के मित्र वो फर्ज लेके जाते हैं, हम भी किसान हैं, उन्हें ये नहीं पता कि गेहूं कब बोया जाएगा, मक्का कब बोई जाएगी, उसमें खाद कैसा लगेगा, कितने बीघे का वो होगा। उनसे फीडबैक लिया इन्होंने। हमारे आरएलडी ठीक है राहुल, विवेक जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल देखिए, पहले भी जब चर्चा हुई थी आपने यही कहा था कि किसानों में जागरूकता होना भी बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन किसानों का रहा या नहीं रहा, किसानों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो आगे आए और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाए, ताकि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उनसे उनको कितना फायदा नुकसान होने वाला है ये जानकारी उन तक पहुंच पाए। देखिए, भाजपा में तो डबल सदस्यता का प्रोविजन है जी, भाजपा में भी रहो और आरएसएस में भी रहो। तो मैं अपने मित्र से कहता हूँ किसान भी रहो और बीजेपी में भी रहो, किसान के आंदोलन में भी जाओ और बीजेपी की मीटिंग में भी जाओ। देखिए, जब पता लगेगा अगर आप किसान हो तो। एक्चुअली में है क्या, इस देश में दिक्कत किसानों के साथ भी है। किसान पॉलिसी मेकिंग को नहीं समझते हैं और किसान अपने बच्चों को उस चीज में डालना भी नहीं चाहते हैं। जब तक आप ये पॉलिसी मेकिंग को नहीं समझेंगे तो अपने लिए पॉलिसी में, आप देखिए किसी भी देश में ये कॉन्सेप्ट है कि लॉबिंग करनी पड़ती है आपको अपने हित में पॉलिसी बनवाने के लिए। लॉबिंग क्या हो सकती है, आप मीडिया को अपने पक्ष में करते हैं, उसमें आर्टिकल लिखते हैं कि भाई किसान की कैसे स्थिति सुधर सकती है। अब ये करने वाला कौन है किसानों के पक्ष से, क्योंकि किसान सिर्फ खेती पे लगातार काम कर रहे हैं और जो किसान नेता भी हैं
मैं उनकी भी समझ पे मुझे कई बार सवाल उठाने की जरूरत महसूस होती है कि देखिए, आप जब तक पॉलिसी मेकिंग को नहीं समझेंगे, आप अब सरकार से अब वो चीजें नहीं निकलवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर जो आप पॉलिसी मेकिंग को समझते हैं और आपके लोग हैं, आपके पास ऐसी टीम है जो पॉलिसी मेकिंग को समझती है, तो आप निश्चित तौर पे अपने पक्ष में बहुत अच्छी पॉलिसी बनवा सकते हैं। जैसे बिजनेसमैन पॉलिसी मेकिंग को समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, लॉबिंग करते हैं, मीडिया में अपने लोग बिठाते हैं, आर्टिकल लिखवाते हैं, उनके पक्ष में आर्टिकल लिखे जाते हैं, तो एक समझ पैदा होती है। जो समझ पैदा हो रही है वो सरकार पे दबाव डालती है। किसानों के पक्ष में, किसानों के हित के पक्ष में आर्टिकल लिखने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो लिखने वाले लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि वो वामपंथी हैं, और जो वामपंथी हैं उनको सरकार उतना क्रेडिबल मान नहीं रही है। जैसे इसका सरकार जैसे संघ का एक वो है, किसान संघ है, किसान और मजदूर संघ है, तो उसके लोग आर्टिकल क्या लिख पा रहे हैं, किसानों के पक्ष में नहीं लिख पा रहे हैं। किसानों के जो अपने संगठन है भारतीय किसान यूनियन के, कितने लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं पॉलिसी मेकिंग को लेकर, और कितना विरोध जताया। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन बिलों की चर्चा नहीं थी, पहले बिलों की चर्चा थी, लेकिन तब अगर जो आप उस टाइम पे देश के किसी बड़े अखबार में एक आध आर्टिकल लिख रहे होते कि ये बिल आना गलत है, और सरकार और किसान उन आर्टिकल को पढ़ रहा होता और किसानों में जो जागरूकता आती, तो सरकार तभी सचेत हो जाती। लेकिन जल्दबाजी हुई है इस मामले में, क्या जल्दबाजी हुई है? और क्या जो आज बैठक हो रही है, इससे पहले कानून जब बनाया जा रहा था, तब किसान के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, सुझाव लेने चाहिए? देखिए, बिल्कुल करनी चाहिए थी। जल्दबाजी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। अध्यादेश लेके आए, फिर आपने बिल लेके आ गए, और फिर आपने पारित भी करवा लिया और उनको कानून का रूप भी दे दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने जल्दबाजी की है। हाँ। सरकार जल्दबाजी नहीं करती तो ये आज स्थिति नहीं होती। सरकार ने किसान संगठनों से बात की, लेकिन वो किसान संगठन राइटिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे, जो सरकार की विचारधारा को मानते हैं, तो उनको उसमें कुछ गलत दिखाई नहीं दिया। आपने जमीन से जुड़े हुए किसान नेताओं से बात नहीं की, भारतीय किसान यूनियन के जो विभिन्न संगठन हैं, अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात नहीं की आपने, और एक जो किसान प्रोग्रेसिव किसान होते हैं उनसे आपने बात नहीं की है। आपने सिर्फ गिने चुने लोगों के दम पे आप एक कानून बना सकते हैं, और ब्यूरोक्रेसी कानून फॉर्मेट कर देगी और आप उसको संसद में ले आएंगे, तो निश्चित तौर पे दिक्कत होगी, क्योंकि आप समाज के बहुत बड़े हिस्सा उससे प्रभावित होने वाला है। अगर जो आप बहुत बड़े हिस्से के लिए कानून बना रहे हैं समाज के और देश के, तो आपको उस समाज से, उस कम्युनिटी से आते हैं, उनको आपको बिठा के पूछना चाहिए कि इसमें हम क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर जो आप, और देखिए एक और मैं आपको बात बता दूं, इस देश के सांसद 38% सांसद जो संसद में बैठते हैं, वो किसान और खेती से संबंधित हैं, और वो खुद को किसान क्लेम करते हैं अपने उसमें, जो भी उन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया उसमें वो किसान बताते हैं खुद को। कमाल की बात यह है इस देश में कि किसान उनसे जाके नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे थे, तुम 38% हो और तुम किसान समाज से आते हो, और सरकार एक बिल बना रही है और तुमने क्यों अपनी राय नहीं दी। देखिए, किसान जो सबसे संसद में कौन रिप्रेजेंट, जैसे मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूं, तो बुलंदशहर का रिप्रेजेंटेटिव कौन है संसद में? एक सांसद है ना, और बुलंदशहर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां खेती होती है। तो आपने बुलंदशहर के किसानों को बुलंदशहर के सांसद के पास जाके पूछना चाहिए, भाई आप क्या कर रहे थे, आपने क्यों, आपका बताइए ना, आपकी पॉलिसी मेकिंग में कितनी हिस्सेदारी है, अलीगढ़ का कौन है, मुजफ्फरनगर का कौन है, कहां का कौन है, इनसे जाके पूछिए ना आप इन्होंने क्या किया। किसान का सबसे पहले राइट बनता है वहां जाए और उनसे पूछे, अगर जो आपने नहीं किया है। देखिए, डेमोक्रेसी में हमारी में मैं एक और चीज बता दूं, एक विप का भी एक वो कॉन्सेप्ट है हमारी डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी को ही खत्म कर देता है। विप जो होता है, संसद में इस पार्टी ने विप जारी कर दिया। अब जब आप छोटे मोटे कानून बना रहे हैं, छोटे मोटे समाज से रिलेटेड और किसानों संबंधित कानून बना रहे हैं, वहां विप जारी करने की क्या जरूरत है आपको? अगर जो वहां के किसानों, वो जो एक कौन से लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव उसको लगता है कि नहीं, उसकी रिप्रेजेंट जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके हित पूरे नहीं हो रहे हैं उस बिल में, तो उसको विरोध करने का हक होना चाहिए। विप जो है हमारे संसद में, जो विप का जो कानून है, वो निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी को बहुत कमजोर कर देता है। अगर जब फिर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पार्टी को मजबूत कर देता है, लेकिन डेमोक्रेसी को, क्योंकि अगर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है सांसद, आप उन पे विप जारी कर दें तो वो तो पार्टी के पक्ष में आएंगे, वो तो पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, उसको विरोध करने का अधिकार छीन लिया आपने। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों को जाना चाहिए सांसदों के पास, अगर सांसद ने नहीं किया है तो आप उसको हटा दीजिए। लेकिन किसानों की जो समस्या है उसे गंभीरता से कितना लिया जा रहा है, ये इसका अंदाजा उन नेताओं के बयानों से लिया जा सकता है जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हरियाणा के एक मंत्री को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इसके पीछे दुश्मनों का हाथ है, चीन का हाथ है, जो किसान आंदोलन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं और परेशानी बढ़ाने वाले बयान है, हास्यास्पद बयान। ये डीरेल करने की कोशिश है आंदोलन को, और उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने की कोशिश है, किसान की क्रेडिबिलिटी खत्म करने की कोशिश है। अगर जो आपके किसान को बोलते हैं कि भाई वो चाइना से प्रमोटेड है, कैसे पैसे आएगा बताइए ना, कहां से पैसे आएगा, चाइना कैसे देगा? आपके पास कानून नहीं है क्या?
आपके पास, आपको पता नहीं है जरिया कैसे आता है, FCRA क्या कर रहा है आपका, ये सारी चीजें क्या हैं। तो ये जब आप क्रेडिबिलिटी खत्म करते हैं किसानों की और जो आंदोलनकारी हैं उनकी क्रेडिबिलिटी आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं इस चीज को लेके। जब तक आप सीरियस नहीं है तो आप किसानों के साथ डील नहीं कर सकते। ठीक, अयूब अली, क्या जल्दबाजी हुई है इस कानून को बनाने में? चूंकि जितनी तेजी दिखाई सरकार ने इस मामले में, अगर ऐसी तेजी पहले दिखाई होती इस कानून को अमलीजामा पहनाने से पहले, जो बैठकें आज हो रही हैं उस वक्त की होती, सुझाव लिए होते कि क्या करना है, तब ऐसी नौबत ना आती। नहीं, मैं इसको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं मानता। मैं सरकार का इंटेंशनली जानबूझ करके व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया। उनको ये अंदाजा नहीं था कि किसान खड़ा हो जाएगा। पहले पिछले 6 साल में इन्होंने जो कानून बनाए, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, तो इनको ये लग रहा था कि अब तुम्हारी डेमोक्रेटिक सेटअप खत्म हो गया है, डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है। तो इसलिए इन्होंने इस कानून को जानबूझ करके बनाया, कोई जल्दबाजी नहीं है। और किसान चूंकि मजबूती से खड़ा हो गया है, तो इन्हें अब रात दिन में तारे नजर आ रहे हैं और इनको ये लगता है कि अब कैसे निकला जाए। अभी मैं जो इनके RSS का जो किसान संगठन था, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था सुबह। उन्होंने कहा कि साहब कानून MSP का कानून अलग बन जाएगा, इन 3 कानून को जरूरत नहीं है वापस लेने की, MSP के लिए 4था कानून बना देंगे। बनाना चाहिए सरकार को। मैं कहना चाहता हूं कि ये अब इन्हें लगता है कि करे तो करे क्या। अब मोदी जी की ईगो भी है, मोदी जी का डिक्टेटर रवैया भी है, और उनके मंत्री और जो हमारे तालाब साहब कह रहे थे, भाई भी तो आप MPO को छोड़िए, मोदी जी के सामने मंत्री भी बोलने को तैयार नहीं है कोई। मुख्यमंत्री की तो औकात क्या है। तो ये मोदी जी के 2 दोस्तों का, उनका जानबूझ करके इंटेंशनली पूरी सोची साची समझी साजिश के तहत पूरी तैयारी के साथ ये बिल उन्होंने बनाया। मैं कोई जल्दबाजी नहीं मानता। जल्दबाजी तो इधर अब लग रही है, कितनी बड़ी तादाद में किसान आ रहा है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव आ गया, हरियाणा के आ गया। अब कई दूसरे राज्यों की भी तैयारी कर रहे हैं सरकार को घेरने की, दिल्ली कूच करने की। विवेक, जो बैठकें आज हो रही हैं, जो चर्चा आज हो रही है, वो अगर पहले हो गई होती तो ये नौबत ना आती। मेरी आवाज शायद विवेक तक नहीं पहुंच पा रही, वो हमारे साथ अब नहीं है। लेकिन से बैठे थे किसान। अगर किसान सरकार इतनी सीरियस होती तो उनसे बुला करके बात कर लेती। ठीक, राहुल, अब आगे क्या कुछ रास्ता नजर आ रहा है कि यहां से क्या आगे का रास्ता निकलेगा या और रास्ते बंद होंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सरकार समझ रही है, सीरियसनेस को भी समझेगी। और आज अगर जो मीटिंग हो रही है, सरकार का लगता भी है कि वो थोड़ी सीरियस हुई है चीजों को लेके, और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा और MSP को लागू करना पड़ेगा। ये इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप सरकार उन पे पानी की बौछार करके, वाटर कैनन चला के किसानों को नहीं हटा सकते। देखिए, किसानों का मनोबल तोड़ना इस देश में बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसानों ने कई बार इस देश की सत्ता को हिला दिया है। तो किसानों को यह पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और मजबूती क्या है। महेंद्र सिंह टिकैत जी के जमाने में सरकार हिल जाती थी, और ये जो स्ट्रेंथन हुए किसान, तो उन्होंने बहुत काम किया था उस सारी चीज को लेके। तो किसानों को पता है कि हमारी जो ताकत है वो ताकत क्या है। और देखिए, ताकत, आंदोलन की ताकत क्या होती है। आंदोलन की ताकत होती है अब कैसे तोड़ेंगे आंदोलन को किसानों के। उनको पता है, वो अपने ट्रैक्टर से आए, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में सोते हैं, उनको आटा साथ में लेके आए, गैस सिलेंडर साथ में लेके आए, तेल और घी साथ में लेके आए। तो वो कहीं से बाई नहीं कर रहे हैं कि आप उस पर वो उनको भूखा कर रख देंगे और ये कर देंगे। उनको पता है आंदोलन की सरकार कहां चोट कर सकती है, और उन्होंने वो ऑप्शन नहीं छोड़ा है सरकार के पास और पुलिस के पास कि यहां से आप आंदोलन को कमजोर कर देंगे। तो किसानों को अनुभव है बहुत लंबे आंदोलनों का, और वो लंबा चला देंगे। और इसीलिए सरकार को भी परेशानी होगी, दिल्ली वासियों को परेशानी होगी। इसीलिए सरकार की भलाई इसी में कि वो जल्दी से इस पे बात मान ले किसानों की, और किसानों को भी ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा उनको भी झुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अपनी मांगों पर अड़े रहें कि तीनों कानून को खत्म कर दिया जाए। तीनों कानून खत्म होने से बहुत सारे किसानों के हित भी प्रभावित होंगे। नमस्कार, हमको जाना है कहीं। ठीक, ओके, शुक्रिया अयूब जी। हमारे पास भी वक्त इतना ही था, और चर्चा में आप शामिल हुए, आपने बात रखी और बताया कि क्या वजह है कि ये हालात बने हैं। उसके लिए जरूर कहीं ना कहीं अब सरकार को गंभीरता से सोचना होगा ताकि इस समस्या का समाधान हो। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए कुंवर अयूब अली और विवेक श्रीवास्तव, आपका भी शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अभी सवाल कई हैं और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जो बैठक हुई उसका नतीजा क्या निकला। वाकई कोई वहां से रास्ता निकला या फिर किसान कुछ और रास्ते बंद करने की तैयारी करेंगे।